तालीम अगर हम हासिल करेंगे तो ही हम तरक्की करेंगे। इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। थोड़ी सी फेस्टिविटी भी हो, लेकिन साथ जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था उसका इआदा किया जाए। मेरा ये प्लान है कि मैं पाकिस्तान का परचम रोशन करूं। ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं, इससे जरूरी नहीं है कि पथरी बने। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में लीग मैचेस में 9 मैचेस खेलने हैं और 5 डिफरेंट वेन्यूज पे। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दुनिया बोल है में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश जुहेब और मेरे साथ हैं फहीम खान। नाजरीन, सबसे पहले तो आज हफ्ते का पहला दिन है। सब लोग पीर के दिन जो है हमने देखा है बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आते हैं और बड़े एग्रेसिव भी नजर आते हैं। अच्छा, क्योंकि सड़कों पर ये होता है। बिल्कुल। हाँ, और आपको मैं सड़कों का ये हाल अभी आपको बता रहा था कि आज भी मेरे साथ ऐसा ही सीन हुआ है और तकरीबन आपके साथ भी हुआ होगा, यकीनन सबके साथ होता है। लोग बेवजह जल्लाद होके गाड़ी चला रहे होते हैं। हाँ, जल्दी में होते हैं बगैर किसी वजह के। बस वो ऐसा मुझे लगता है कि जी सैटरडे संडे मना लिया है ना, आज पैसे ना कट जाए। नहीं, और ये जहमत नहीं करते कि थोड़ा सा जल्दी निकल जाए। जब जल्दी निकल जाएंगे तो एटलीस्ट आपको इस अफरा तफरी में अपने दफातर में पहुंचना नहीं पड़ेगा। एनी हाउ बाजुकात इस अफरा तफरी में कुछ ऐसा नुकसान हो जाता है जो नाकाबिल तलाफी होता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एहतियात करें, अफरा तफरी से परहेज करें। वैसे ही 2 दिन तफरी कर लिया आप लोगों ने, सैटरडे और संडे। अब अफरा तफरी में ना आए। आजादी का महीना जरूर है, लेकिन आजादी खुल के मनाएं। बिल्कुल जी, माह आजादी है और इसी मुनासिबत से आज के प्रोग्राम का आगाज सर सैयद अहमद खान के कौल से करेंगे। वो अपने मजमून अपनी मदद आप में लिखते हैं कि खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। इसलिए तालीम हासिल करो। तालीम अगर हम हासिल करेंगे तो ही हम तरक्की करेंगे। वही मुआशरे तरक्की करते हैं जहां पर तालीम आम होने के साथ साथ एक जज्बा भी होता है, हासिल करने का पैशन होता है। और सिर्फ ये हमें दुनियावी लिहाज से ही नहीं, दीनी लिहाज से भी जो है वो, अगर पहली वही आप देखें जो कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी, वो इल्म के लिए ही थी। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, मतलब पढ़ने के लिए ही जो है उसमें तरजीह दी गई है। और कई अक़वाल जो है वो हदीसें जो हैं वो आपको मिलती हैं जिसके अंदर इल्म हासिल करो, जो सबसे मशहूर जो है, चाहे तुम्हें चीन ही जाना पड़े, जिसका मफ़हूम आता है। तो बहुत सारी बातें ऐसी हैं कि दीनी लिहाज से भी दुनियावी लिहाज से भी इल्म हासिल करना बहुत ज़रूरी है और इसी के ज़रिए हम मुकाबला कर सकते हैं पूरी दुनिया का। बिल्कुल। अब बढ़ेंगे बड़ी खबर की जानिब। चीखें, आहें, सिसकियां, आंसू, एक और ट्रेन हादसा, एक बार फिर कई जानें चली गईं, कई खानदान सोगवार, हर लब पर एक ही पुकार, किसको ठहराएं जिम्मेदार। हजारा एक्सप्रेस हादसे की वजूहात का जायजा लेने की कोशिश करेंगे आज के प्रोग्राम में। निगरां वज़ीर आज़म सियासी होगा या गैर सियासी, इसहाक डार और शाहिद खाकान अब्बासी के बाद हफीज शेख का नाम सामने आ गया। वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह की नाम पर भी गौर की तस्दीक। हुकूमत के पास हतमी फैसले के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी। कराची था खुंजराब, सब्ज रंगों से शादाब, झंडे, बैजेस, हैट्स और बाजों की बहार। हर शख्स सुबुल वतनी के जज्बे से सरशार। 14 अगस्त की कहां क्या तैयारियां, आज प्रोग्राम में बात होगी। और अमेरिका में सब्ज हिलाली परचम सरबुलंद। मेन सिंगल्स टाइटल जीतने वाले नौजवान खिलाड़ी हुज़ैफा अब्दुर्रहमान, टेनिस की दुनिया का उभरता नाम, आज होंगे दुनिया बोल के मेहमान। जी जनाब, ये तो थी वो तमाम बड़ी खबरें जिन पर डिटेल में आज प्रोग्राम में बात होगी। और अब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो ट्विटर पर जनाब जो ट्रेंड है वो ट्रेन एक्सीडेंट के हवाले से, इंतहाई अफसोसनाक हादसा नहीं बल्कि सानिया, जिसमें ब्रेक कुछ ताखीर से लगी और ये शिद्दत इख्तियार कर गया। मजीद ये हादसा, कई जानें चली गई हैं। कराची से हवेलिया जाने वाली हजारा एक्सप्रेस खौफनाक हादसे का शिकार हो गई। खौफनाक हादसे में 34 से जायद मुसाफिर जाँ बहक हुए हैं, जबकि 110 जख्मी हुए हैं। हादसे के मकाम पर ताहाल इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ट्रेंड में सारिफीन हादसे में जाँ बहक अफराद से इजहार ताज़ियत कर रहे हैं और इस ट्रेंड में भी हजारों सारिफीन ने ट्वीट्स करके हमदर्दी भी जाहिर की है और इसके साथ साथ ताज़ियत भी की है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और इसके साथ साथ जो है, अगर आप देखें जो माहौल उस वहाँ पर था, सहरिश जो कल लाइव हिट्स वहाँ से मिल रही थी, तो मैंने देखा कि आवाम भी जो है लोगों की मदद करने के लिए, वहाँ के रिहायशी जो हैं वो इकट्ठा हो गए थे। कुछ लोगों ने जो है वहाँ पानी की सबीलें लगाई, कुछ लोगों ने वहाँ खाने के लिए चीज़ें पहुँचाई, क्योंकि हज़ारों लोग ट्रेन में मौजूद थे और उस वक्त का मंजर जो है वो नहीं देख सकते थे। आज़ादी के मौके पर इस ट्रेन के इस तरीके के हादसे
को, जिसमें अगर ब्रेक का मसला है या जो भी मसाइल आ रहे हैं, जब तक वो मसाइल हल नहीं हो जाते, रिपोर्ट सामने नहीं आती, तब तक अगर देखा जाए तो एक ट्रेन इंडिया से भी चली थी, वो भी हमने देखी थी, और ये भी आज़ादी का महीना है जिसमें ये ट्रेन हमने चलते हुए देखी। खैर अल्लाह अच्छा, बेहतर लेकिन जानता है। मैं फहीम एक बात सोच रही थी इस हादसे के बाद कि हमारे मुल्क में ये हादसा होते रहते हैं, बिल्कुल, तो मुझे इस बात का बहुत दुख है कि हम किसी एक हादसे से सीखते नहीं, या फिर पता नहीं क्यों इन चीज़ों सजा को नहीं बेहतर देते ना करने इसी के लिए वजह क्या सोचा जाता है। नहीं हाँ, अल्लाह करे कि आगे चीज़ें मजीद बेहतर हों, और जितने लोगों का जानी नुकसान हुआ है उनके अहले खाना को अल्लाह ताला सब्र अता करे। दूसरे ट्रेंड पर आएंगे जो कि आर्सेनल है। तो यहाँ पर प्रीमियर लीग में आर्सेनल ने मैनचेस्टर सिटी को शिकस्त देकर कम्युनिटी शील्ड अपने नाम कर ली है। इस ट्रेंड में सार्फिन ने आर्सेनल की जीत का जश्न मनाया है। आर्सेनल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी शूट आउट्स पर मैनचेस्टर सिटी को 4-1 से हराया है, और इस ट्रेंड में अब तक 7,96,000 से ज्यादा सार्फिन अपने ट्वीट्स कर चुके हैं। इसी से आप अंदाजा लगाएं कितना ये फेमस गेम है। फुटबॉल के सामने तो इस वक्त मेरे ख्याल में कोई भी मुकाबिल नहीं है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे उनके खिलाड़ियों की महारत हो, चाहे उनके खिलाड़ियों का फेम हो, क्योंकि क्रिकेट जो है वो अगर आप गौर करें ना शहरिश, आपको पता चलेगा सिर्फ उन ममालिक में है जिन्हें बरतानिया ने आज़ाद किया है, बाकी इसके अलावा जितने भी ममालिक हैं वो सब फुटबॉल में ही इंटरेस्टेड है। और अमेरिका की तो अभी अब जाकर के एक उन्होंने टीम बनाई है जिसके जरिए वो चाह रहे हैं कि हम भी क्रिकेट में आ जाएं, आए बाएं शाएं करते हुए। लेकिन ये है कि भाई हमारे बच्चे भी बेहद इसमें दिलचस्पी इस खेल में ले रहे हैं। आप लियारी जाकर तो देखें, क्या बात है, और ऐसा मिनी मैनचेस्टर कहा जाता है, बिल्कुल बेहतरीन खेलते हैं। और अब जनाब हम इसी खबर के ऊपर आएंगे जो कि अभी अफसोसनाक खबर हमने आपके साथ शेयर की। विहाड़ी रेलवे स्टेशन के खौफनाक हादसे का शिकार होने वाली हज़ारा एक्सप्रेस में जाँ बहक अफराद 34 हो गए हैं, जबकि 110 अफराद जख्मी हैं। हादसे के मकाम से उलटने वाली 10 बोगियाँ हटा दी गई हैं और अलसुब डाउन ट्रैक को बहाल भी कर दिया गया। ये सानेहा जो है ट्रेन का हुआ है, और देखते हैं अल्लाह ताला जो है वो इसमें जो भी जिसकी भी ये गलती थी उसे जो है उसके ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ जायवकुआ पे मौजूद हैं शाहिद अली, उनसे भी बात करेंगे, और लाहौर से हमें फातिमा ने भी ज्वाइन कर लिया है, उनसे भी बात करेंगे। पहले शाहिद अली की जानिब बढ़ते हैं। शाहिद अली, बताइएगा इस वक्त क्या सूरत हाल है, अब ट्रैक कब तक खुल जाएगा, और वहां पर मशीनरी इस वक्त पहुंच चुकी है, कल भी ताखीर का शिकार थी, तकरीबन कोई 6 घंटे लगे थे मशीनरी को पहुंचने में, जरा डिटेल से आगाह कीजिएगा। देखिए, सूरत हाल ये है कि जो यहाँ पर रिलीफ ट्रेन है एक रोड़ी से आई थी। रोड़ी का डिस्टेंस यहाँ से तकरीबन 250 से पौने 300 किलोमीटर है, और एक जो है रिलीफ ट्रेन वहाँ से कोटरी से आई थी जब ये हादसा हुआ। लेकिन तमाम रात हैवी क्रेनों के जरिए काम जारी रहा है। आप देख सकते हैं कि ये जो तमाम यहाँ पर बोगियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये तमाम बोगियां जो हैं इन्हीं हैवी क्रेन्स के जरिए हटाई गई हैं। यहाँ पर ये जो हज़ारा एक्सप्रेस को हादसा पेश आया था वो अप ट्रैक पर पेश आया था। अप ट्रैक से जो ये तमाम बोगियां थी वो डाउन ट्रैक पर गिर गई थी, इनको हटा के डाउन ट्रैक को क्लियर किया गया है। इस वक्त जो मुल्क में रेलवे का रुका हुआ सिस्टम था वो अब शुरू हो चुका है। मुख्तलिफ स्टेशनों पर मौजूद ट्रेनें जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके रवाना हो रही हैं, और वो सब डाउन ट्रैक से गुजारी जा रही हैं। बात अगर करें अप ट्रैक की, तो अप ट्रैक पर इस वक्त काम जारी है, तेज़ी के साथ काम जारी है। रेलवे का अमला यहाँ पर मौजूद है, वो अप ट्रैक पर इस वक्त काम कर रहा है और कोशिश कर रहे हैं कि अप ट्रैक को दिन में 1 से 2 बजे तक जो है वो मुकम्मल तौर पर क्लियर कर दिया जाए। जब अप ट्रैक क्लियर हो जाएगा तो यूँ समझें कि ये तकरीबन वो तमाम काम जो है मुकम्मल हो जाएगा, जिसके बायस यहाँ से रेलवे का सिस्टम जो है वो मुतासर है। इस वक्त भी काम इंतहाई तेज़ी के साथ जारी है। यहाँ पर जाए हादसा पर यहाँ पर FGIR ने अभी दौरा किया था। वज़ीर रेलवे ने उनकी जिम्मेदारी लगाई है कि वो इस वाक़े की तहकीकात करेंगे, ये मामला है क्या। वज़ीर रेलवे ने 2 खदशात का इजहार किया था कि एक तो ये ह्यूमन एरर हो सकता है, या फिर ये तखरीब कारी भी हो सकती है। अब इसी बुनियाद पर जो है वो FGIR यहाँ पर आए हैं, वो इंक्वायरी भी कर रहे हैं, और उन्होंने बताया है हमसे कि ये 8 से 10 दिन में रिपोर्ट देंगे। तो इस वक्त जो जाए हादसा है वहाँ पर तेज़ी से काम जारी है अप ट्रैक की बहाली के लिए, और जो डाउन ट्रैक है उसे क्लियर किया जा चुका है। लेकिन तमाम मलबा है, ये बोगियां हैं, ये जितना भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ रेलवे ट्रैक। सही, आप शाहिद मेरे साथ रहेगा, फातिमा का रुख करेंगे। फातिमा, बताइएगा मुसाफिरों के अहले खाना के साथ इंतजामिया कितना ताउन कर रही है, क्या सूरत हाल है?
जी बिल्कुल, हज़ारा एक्सप्रेस का बहुत ही खौफनाक हादसा पेश आया है, जो कि पहला हादसा नहीं, बाकी जो ट्रेन हादसा है उनकी सीरीज़ का ही हिस्सा है। रेलवे अफसरान जो हैं वो किसी भी सूरत मौक़िफ़ देने को तैयार नहीं है। यहाँ हमारी कई शहरियों से बात हुई है जो कि अपने प्यारों का वेट कर रहे हैं। कराची से आने वाली ट्रेन लाहौर में जो सुबह 9:30 बजे पहुँच जाती थी, अब उसका टाइम रात 10:30 का दिया गया है, वो भी कन्फर्म नहीं है। DC रेलवे मोहसिन सयाल साहब से बात हुई, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया। उन्होंने कहा जी अभी वजह मालूम नहीं हो रही, जबकि फुटेज में ईजिली देखा जा सकता है कि पटरी जो टूटी हुई थी उसे लकड़ी से जोड़ा गया था। ठीक है, तो इन सब हादसात के बावजूद जो है अफसरान बिल्कुल भी तामुन नहीं कर रहे और 19 कोचेज़ थी जिसमें से 11 कोचेज़ जो हैं वो ट्रैक से उतरी और मुतासिर हुई हैं। जी अच्छा, ये जो लकड़ी से जोड़े जाने की आप बात कर रही हैं, ये अभी तक सिर्फ कयास आराइयां हैं या वाकई ऐसा हुआ? इसके कुछ शवाहिद वहां पर मौजूद हैं या सिर्फ लोगों की जुबानी ये बातें सुन रहे हैं? नहीं, शवाहिद मौजूद हैं। नो 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 नॉट एट ऑल, शवाहिद मौजूद हैं। फुटेज जो है वो भी रिलीज हो चुकी है। अच्छा, मैं फातिमा हमारे साथ ही रहिएगा प्लीज। मैं शाहिद अली से भी ये जानना चाहूंगा क्योंकि वो इस वक्त वहां मौजूद हैं ट्रैक पे। शायद आपको मेरी आवाज आ रही है? अच्छा, मैं शायद मुझे ये बताइएगा। जी बिल्कुल आ रही है। मैं आपको बताता चलूं जो फातिमा ने बात की है, हम आपको अभी दिखा रहा हूं कि ये डाउन ट्रैक है। ये जरा मेरा कैमरामैन बिलावल भट्टी आपको दिखाएगा, जरा इसके आप ये हालत देखें, जरा इसके जो स्लीपर हैं उनकी हालत देखें। ये डाउन ट्रैक है जहां से अभी तमाम ट्रेनें गुजारी जा रही हैं, लेकिन उनके जितने भी स्लीपर हैं उनकी हालत आप देख सकते हैं। ये क्लोज आपको शॉट नजर आ रहे हैं। हर जगह रेलवे ट्रैक पर इसी किस्म की सूरत हाल नजर आती है। जब इस किस्म की सूरत हाल होगी, एक बात बताइएगा कि आमतौर पर हादसा तो होंगे। आमतौर पर जब इस तरह से यहाँ पर अगर ये क्लिप को टूट जाता है तो उसको आमतौर पर क्या सुनते हैं आप? लकड़ी से वाकई में जोड़ा जाता है या फिर अभी ये जाहिर है हादसा पेश आ गया है तो लोग कयास आराइयां भी कर रहे हैं और बातें भी हो रही हैं, या फिर अफवाहें हैं बस? यहाँ पर होता भी ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं है। लकड़ी से जोड़े जाने की बात नहीं है। बात यह है कि जो रेलवे ट्रैक है इसमें जगह जगह जो है ना, वो जब ये स्लीपर्स में इनके जो बोल्ट निकल जाते हैं तो ये बोल्ट इसी तरह ढीले पड़े होते हैं। इसको दोबारा टाइट नहीं किया जाता, नए सिरे से जो है उसको मजबूत नहीं किया जाता। जब मजबूत नहीं किया जाता तो हैवी ट्रेनें जब इस पर से तेज रफ्तारी के साथ गुजरती हैं तो वो जंप करता है ट्रैक, उसके बाद जो है हादसा पेश आते हैं। अब मसला यह है कि खानपुर से टंडो आदम तक जो है वो यहाँ पर ये ट्रैक जो है बहुत खौफनाक हाल अख्तियार कर चुका है। माजी बड़े वाकयात हो चुके हैं जिसमें सैकड़ों अच्छा, शाहिद जख्मियों के बारे में बताइएगा। जख्मियों को कहाँ मुंतकिल किया गया है और कैसी तिब्बी इमदाद दी जा रही है उन्हें? उनके जो रिश्तेदार हैं वो वहां पर पहुंच गए? देखिए, जख्मी जो है तमाम के तमाम जो है यहाँ से नवाब शाह और आसपास के दीगर अस्पतालों में ले जाए गए थे। उनको बेहतरीन इलाज मुआवजे की सहूलत वहाँ मौके पर फराहम की गई थी। इसमें से तकरीबन 16 से 18 ऐसे ज़ख्मी थे जिनको मामूली तिब्बी इमदाद के बाद जो है फारिग कर दिया गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी नहीं थे। 10 की हालत नाजुक थी, उसमें 4 की हालत अब भी नाजुक है और कुछ जो है वो शदीद ज़ख्मी हैं जिनका ट्रीटमेंट यहाँ चल रहा है। नवाब शाह में अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी। खुद वज़ीर आला सिंध यहाँ पहुँचे थे। बिलावल भुट्टो ने इसका नोटिस लिया था। उन्होंने सिंध हुकूमत को सख्ती से हिदायत की थी कि फौरी तौर पर अस्पतालों में इमरजेंसी करें और तमाम जो है नवाब शाह की इंतजामिया यहाँ मौके पर पहुंचे। हालांकि ये जिला सांगड़ का इलाका है, लेकिन हमने कल से देखा है कि जिला सांगड़ की इंतजामिया हमको यहाँ नजर नहीं आ रही है। यहाँ जिला नवाब शाह की जो इंतजामिया है वो पहुंची थी और ये बिलावल भुट्टो की हिदायत पर पहुंची थी। खुद वज़ीर आला जो है वो अपनी मसरूफियात तर्क करके यहाँ पर आए थे। उन्होंने न सिर्फ यहाँ विजिट भी किया, मौके पर भी पहुंचे और अस्पताल में भी हिदायत की कि किसी किस्म के इलाज मुआवजे में जो है वो कोई कोताही न बरती जाए। तो इसलिए ऐसे कह सकते हैं कि जो जख्मी मुसाफिर थे तहकीकात अभी कहां तक पहुंची है? हुकाम ने इस हवाले से कुछ बताया है कि खदशा क्या जाहिर किया जा रहा है? देखिए, मेरी बात हुई है FGIR से। मोहम्मद अली अफरीदी हैं जो ख्वाजा साद रफीक वजीर रेलवे की खुसूसी हिदायत पर यहाँ पहुँच चुके हैं। उन्होंने अभी तमाम यहाँ पर जो है इंक्वायरी भी की है, स्पॉट पे जाकर देखा भी है। तमाम चीज़ें देखने के बाद उनसे हमने जो बात की है, बोलने जो बात की है, वो उन्होंने ये बताया है कि हम इसका जायज़ा ले रहे हैं कि ये ह्यूमन एरर है या ट्रैक का मामला है या कुछ तखरीबकारी है। इसकी रिपोर्ट मुरतब होने में कमोबेश जो है वो 10 से 15 दिन लग सकते हैं। ड्राइवर का बयान लिया जाएगा, तमाम मुताल्लिका स्टेशनों के जो अफसरान हैं जहां से गाड़ी गुजरी थी, किस रफ्तार में थी और क्या सूरत हाल थी, तो इस हवाले से ठीक है। शाहिद, आप हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है कमिश्नर नवाब शाह के बलोच साहब। अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब्बास साहब, कुछ फिगर्स बताएंगे, कितने जख्मी लाए गए यहाँ पर अस्पतालों में और कितनी डेड बॉडीज लाई गई हैं? देखिए, 30 डेड बॉडीज थी
उसमें 25 जो है वो आइडेंटिफाइड होके चली गई थी रात 1 बजे तक, और सुबह अभी मैं उनसे लूंगा फिगर, बाकी 5 डेड बॉडीज थी जिनको भेजना था। तो इस वक्त हमारे पास तकरीबन 26 पेशेंट्स हैं, उनमें एक पेशेंट को कराची रेफर किया है, वो उनके मतलब जो उनके रिश्तेदारों की ख्वाहिश के ऊपर, बाकी सारे यहाँ ट्रीट हो रहे हैं। और वो अच्छा अब्बास साहब 34 का फिगर जो है वो दिया जा रहा है, आप 30 बता रहे हैं, 34 का फिगर दिया जा रहा है कि हलाकत थे, डिस्चार्ज हो चुके हैं काफी, डिस्चार्ज हलाकतों की तादाद 34 बताई जा रही है। हलाकतों की देखे बाद में मुझे नहीं पता कि जी वो गालिबन हो गया होगा कि जो बीमार होंगे या फिर जो बोगियां हटी थी उसमें से हुआ होगा। अच्छा ये बताइएगा कि इस वक्त एरर के बारे में तो पता लगाया जा रहा है, कार्रवाई हो रही है, वजीर रेलवे ने भी ये बता दिया है कि इंतजाम हो रहे हैं और उसमें पता चल जाए ये मैनेज किस तरीके से हो रहा है। कल वजीर आला सिंध आए थे, उनकी क्या हिदायत थी इस पूरे सानिहे को लेकर के? अच्छा, हमारा राब्ता मेरा ख्याल है कमिश्नर साहब से मुनक़ता हो गया है। कराची से राजा इमरान ने भी हमें ज्वाइन किया, उनसे बात करते। राजा इमरान, कराची में कितने पेशेंट्स को रेफर किया गया है, कुछ डिटेल्स दीजिएगा। देखें जी, कल जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था उसके बाद जो रेस्क्यू का अमल जो है वो जारी है। इस हवाले से जो करीब के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे भेजा गया, क्योंकि मैं इस वक्त कैंट स्टेशन पे मौजूद हूँ। अगर बात की जाए जो ट्रेनों का जो ट्रेनें जा नहीं रही थी कल से, जो एक ऑपरेशन जो मुअत्तल किया था उसे दोबारा बहाल कर दिया गया है और कल जाने वाली तमाम ट्रेनें जो हैं वो कैंट स्टेशन से जो है वो रवाना कर दी गई हैं। लेकिन इस हवाले से जितने भी मुसाफिर हैं या जाने वाले, उनसे हमारी बात हो रही है। कराची स्टेशन से तो ज़रूर रवाना किया जा रहा है, लेकिन वो इससे पहले कि हैदराबाद और दीगर जो स्टेशन हैं वहाँ पर 10-10 घंटे की ताख़ीर का शिकार हो जाती हैं और मुसाफिर इस हवाले से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रेलवे हुकाम की जानिब से ये बताया गया है कि सिंगल ट्रैक को बहाल कर दिया गया। जो डोन ट्रैक है वहाँ से आने वाली जो अभी ग्रीन लाइन है तकरीबन 7 घंटे की ताख़ीर के बाद बताया जा रहा है कि कराची पहुँचेगी। लेकिन इस हवाले से जो रेलवे हुकाम है, या ख़ास करके हम कराची डिवीज़न की बात करें तो कोई भी शख्स सही तरीके से बताने के हवाले से कोई भी शख्स नहीं बता रहा, ना तो DCO साहिबा राब्ते में हैं और ना ही जो है जो इसके अलावा जो ऑफिशल्स हैं वो राब्ते में आ रहे हैं। यहाँ पर जो हेल्पलाइन बनाई गई है उन लोगों को भी इंफॉर्मेशन इतनी नहीं, उन्हें भी इंफॉर्मेशन का फुकदान नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से ना सिर्फ मुसाफिर परेशान है बल्कि मीडिया को भी वो रसाई हासिल नहीं हो रही कि वो कम से कम अदाद व शुमार सही बता सके। लेकिन जो हमारे अपने सोर्सेज हैं, कल की जाने वाली ट्रेनें जो हैं वो यहाँ से तो रवाना की जा रही हैं, लेकिन वो आगे जो है नवाबशाह से पहले ही वो रोक दी जाती हैं किसी न किसी स्टेशन पे। 10-10, 11-11 घंटे ताख़ीर का शिकार हैं और इसके साथ साथ जो आने वाली ट्रेनें हैं वो भी ताख़ीर का शिकार हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जो है 11 बजे तक बता रहे हैं कि ग्रीन लाइन जो है आएगी। बहुत शुक्रिया, आपने में तफसीरात से आगाह किया। फातिमा शिराजी, शाहिद अली, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक हम लेते हैं प्रोग्राम में, ब्रेक के बाद फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। स्टे विद अस। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक, एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और अब बात कर लेते हैं सारी साहिबा इलेक्शन की, जिसका सबको बेताबी और बेचैनी के साथ इंतजार है, क्योंकि ये वो मरहला है जो हर 5 साल बाद आ जाता है। और 5 साल बाद आए तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ही नादिर और शादिर मौके मिलते हैं 5 साल वाले। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों की तहलील में अब सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए। 9 तारीख का ऐलान किया गया है, लेकिन अभी तक निगरान वज़ीर-ए-आज़म का ऐलान नहीं हो सका। दूसरी जानिब अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आम इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो सकते हैं, नई हल्का बंदियाँ होंगी, ये इसकी वजह बताई जा रही है। और डिजिटल मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियों के लिए वक्त दरकार होगा। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं कमर दिलशाद साहब, जो कि इलेक्शन कमीशन के अफसर रहे हैं, साबिक सेक्रेटरी रहे हैं। उनको हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम कमर साहब। क्या सवाल है आपका? जी वालेकुम सलाम। कमर साहब, ये जो डिजिटल मरदमशुमारी और नई हल्का बंदियां जो इसके थ्रू अब होनी है, कितना वक्त दरकार होगा आपके ख्याल में? जनाब, ये बाकायदा जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो हल्का बंदियों के बारे में जो रोड मैप तैयार किया जा रहा है उसमें 4 से 6 महीने का अर्सा दरकार होगा, क्योंकि आप ये देखें कि 266 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं,
और 593 जो है वो सूबाई असम्बली की नशिस्तें, पूरे पाकिस्तान का जो रोड मैप जो है डीमार्केशन तो हम नहीं कह सकते, बाकायदा असरे 9 हल्का बंदियां की जाएंगी और तमाम जो है हलकों में जो बड़े बड़े इम्पोर्टेंट मामले होते हैं, आबादी बढ़ गई है उसके मुताबिक सेटल किया जाएगा। जो इंतजामी मामला हैं उसमें 4 से 6 माह भी लगेंगे। मुमकिन है कि जब अपीलें जाएंगी इलेक्शन कमीशन में, इसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, तो ये अरसा तकरीबन 8 महीने तक भी जा सकता है। 8 महीने तक भी जा सकता है। अच्छा कुंवर साहब, मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहूंगा कि आप जो हैं वो इलेक्शन कमीशन के जो हैं वो सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, तो यकीनन आप इसका बेहतर जवाब दे पाएंगे कि इलेक्शन कमीशन की तैयारियां इलेक्शन की डेट से कितना अरसा पहले शुरू हो जाती हैं एक, और इसके साथ ये भी बता दीजिएगा कि जो 6 से 8 महीने अब लगेंगे डिजिटल मरदमशुमारी में, इसे पहले क्यों नहीं कर लिया गया? इलेक्शन कमीशन हम वक्त तैयार रहते हैं, लेकिन जिस वक्त वफाकी हुकूमत अपने नए से नए अंदाज में जाके, आप देखा है महकमा शुमारियात डिवीजन ने ये 30-31 मार्च को ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन की बार बार ये दानियों के बावजूद भी उन्होंने नहीं किया। ये कल नोटिफिकेशन हुआ है 6 तारीख और 5 तारीख। तो ये हुकूमत को तो ये है ना, अब हुकूमत अचानक कोई अपना ऑर्डर ले जाती है, नया कानून ले जाती है, तो इलेक्शन कमीशन प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हल्का बंदी तो सिलसिला, अभी ये डिजिटल मरदमशुमारी का सिलसिला ना होगा तो ये तो फिर इलेक्शन कमीशन ने तैयार कर दिया। एक सेकंड, मैं चाहूंगी कंवर साहब थोड़ा सा जरा आप वाजे कर दें। मरदमशुमारी जो आखिरी हुई है प्रॉपर वो 2017 में हुई है, उसके बाद मार्च से मई तक एक मरदमशुमारी की गई है जिस पर तहफुजात हैं कि सही तरह काउंट नहीं किया गया। उसकी बेस पर अब ये हल्का बंदियां अगर होंगी तो फिर तो इस पर भी तहफुजात शुरू हो जाएंगे कि ठीक नहीं हुई हल्का बंदियां, तो इलेक्शन तो फिर मेरा ख्याल है कि हम इंतजार ही करते रहेंगे। अभी आपने 8 महीने बोले हल्का बंदियों पे, फिर तहफुजात आएंगे, फिर कोर्ट जाएंगे, फिर पिटीशनें होंगी, तो ये तो मामला बहुत लंबा होता नजर आ रहा है। असूली तौर पर नहीं असूली तौर पर 3 महीने तो वैसे ही मिल गए इलेक्शन में पाकिस्तान को। आईनी तौर पर जब असेंबली 9 तारीख को डिसॉल्व हो रही है तो 90 दिन हो गए। इसके आगे तकरीबन 4 महीने जो है वो फिर इलेक्शन कमीशन को ले, जो ज़ाहिर है डिलिमिटेशन करनी है, हमका बंदियां करवानी है। ये अचानक क्यों आया ये डिजिटल मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन? ये तो आप सवाल करें ना पार्लियामेंटेरियन से जो जा रहे हैं अपने घरों में, परसों आप मुझे सवाल करें कि जनाब ये तो फिर जो 2024 मार्च की तारीख सुन रहे थे, मार्च या अप्रैल की, ये इलेक्शन का मामला तो फिर वहीं तक चला गया है कि उसे जबरदस्ती जो है वो खींचा जा रहा है। अलबत्ता ये अगर 4 से 6 महीने के अंदर ये सारा प्रोसेस जो है वो आप बता रहे हैं 8 महीने का प्रोसेस है, मरदमशुमारी के साथ भी हो जाएगा, फिर उसके बाद नताइज के ऊपर इख्तिलाफात शुरू हो जाएंगे कि जी हम नहीं मान रहे नताइज को, हम नहीं मानते हल्का बंदियों को, फिर क्या करेंगे? फिर और डिले करेंगे? नहीं बस वो एक दफा जब ये कानून है कि जिस वक्त हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा, तमाम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसलों के आने के बाद जब वो नोटिफिकेशन हो जाएगा तो फिर उसके बाद इलेक्शन पाकिस्तान इंतखाबात करवा देगा। तमाम शिकायत एतराज़ात वो 4 महीने में तो खत्म तो नहीं होंगे, लेकिन आगे जो अदालतों में जो केस चलेगा 2 महीने 2.5 महीने। कंवर साहब मुझे एक बात बताइएगा, आप जाहिर अपने तजुर्बे की रोशनी में हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं, क्या इलेक्शन कमीशन को पाबंद किया जा सकता है कि आपके पास ये 3 महीने तो केयरटेकर सेटअप वाले आ गए, उसके बाद ये आगे 4 महीने इसमें आपने डिजिटल मरदमशुमारी को देखते हुए हल्का बंदियां करनी है, फिर इलेक्शन कराना है, क्या उनको बाउंड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? आइन में लिखा हुआ है, आइन में इलेक्शन कमीशन आइन के आर्टिकल 224 के तहत 90 दिन में इंतखाबात कराने का मजाज है, लेकिन आइन के आर्टिकल 51 जो है उसका सेक्शन 5 में लिखा है कि जब लास्ट मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन हो जाए तो फिर इलेक्शन कमीशन हल्का बंदियां कराने का कानूनी तौर पर पाबंद है। तो यहाँ भी आइन वहाँ भी आइन, तो दोनों आइनों को देखना पड़ेगा ना। आर्टिकल 51 को भी देखना पड़ेगा, आर्टिकल 224 भी देखना पड़ेगा। ये दोनों आइन की मामलात की चल रही है मामला। अब ये एक बात है, ये पार्लियामेंट मशवरा मफादात कौन सा ये कह देती कि जनाब हमें आप फिलहाल हम इसको डेफर करते हैं, इलेक्शन जो है पुरानी हफ्ता अभी कंवर साहब आप माशाल्लाह से आप कायम मकाम कानून के वजीर भी हैं,
थोड़ा सा जरा ये बताइएगा कि अगर ये 3 महीने तो केयरटेकर सेटअप, उसके बाद ये 4 महीने हल्का बंदियों वाला मामला ले गया, ये जो 3 महीने के बाद डिले आएगा जिस भी वजह से आता है, क्या बस पता है कि हल्का बंदी है जिसकी वजह से डिले है, कोई कुछ नहीं कहेगा, या फिर इसके लिए मौजूदा जो केयरटेकर सेटअप होगा उसको कानूनी कवर भी चाहिए होगा? ऐसा है जरूरी या फिर कोई जरूरत नहीं है इसकी? आयन में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन जो करवाया जाएगा वो केयरटेकर गवर्नमेंट करवाएगी। ओके। तो अब ये जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आ जाती तो ये केयरटेकर सिस्टम बरकरार रहेगा। अच्छा, शायद यही वजह हो सकती है कि इतना जो है वो डिले किया जा रहा है केयरटेकर के नाम को और पॉलिसीज को लेकर के, क्योंकि एक लॉन्ग टर्म की प्लानिंग हो रही है, शॉर्ट टर्म की नहीं हो रही है। अगर मैं पूछ लूं कंवर साहब, जितना मर्जी डिले कर ले किसी कानूनी कवर की जरूरत नहीं है, बस ये केयरटेकर सेटअप पे है कि वो जितना चाहे इसको आगे ले जाए किसी भी मजबूरी की बिना पे। हाँ, इसमें कोई आईनी तौर पर कोई गलत नहीं है, और जब तक नई इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं आएगी तो केयरटेकर सिस्टम बरकरार रहेगा। ये तो ज़ाहिर अब आप देखें आर्टिकल सेक्शन 230 में तरमीम की है उन्होंने, जिसमें उन्होंने केयरटेकर गवर्नमेंट को इजाजत दी है कि आपके जितने भी माजी के जितने भी आपके केस चल रहे हैं IMF के, स्टेट बैंक के, वो आपको पाया तकरीर तक पहुंचा सकते हैं। इस पर उन्होंने बाकायदा कानूनी तौर पर केयरटेकर गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया है उनके इस लिहाज से कि वो, लेकिन नए वादे नहीं कर सकते, लेकिन जितने पुराने वादे उन पर अमल दरामद करने की जिम्मेदारी केयरटेकर गवर्नमेंट। केयरटेकर गवर्नमेंट तो जाहिर है कि पाकिस्तान का तजुर्बा है, दुनिया के किसी मुल्क में केयरटेकर सिस्टम नहीं है। जहाँ पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, मारूफ हालात, इसके बराबर उन्हें केयरटेकर सिस्टम लाना पड़ा, अदरवाइज दुनिया में तो कहीं भी केयरटेकर सिस्टम नहीं है। तो अगर ये केयरटेकर सेटअप अभी आएगा, फिर ये हल्का बंदियों की बात हो रही है, तो मुझे ये बताएगा कि इस हल्का बंदियों से क्या सीटों पे भी फर्क पड़ेगा कि सूबों की सीटें कुछ कम ज्यादा हो जाएं या शहरों की सीटें कुछ कम ज्यादा हो जाएं? ये मुमकिन है? आप यकीन जानिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मामला है ये। इन्होंने जो हुआ है ना, ये मरदमशुमारी, डिजिटल मरदमशुमारी कोई आसान काम नहीं है, इन्होंने सारे ब्लॉक ही बदल दिए। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान तो ज़ाहिर है बड़ी मुश्किल तरीन गले से खड़ा हो गया है कि तमाम ब्लॉक बदल दिए और सारे शुमारियात के जो ब्लॉक होते हैं विलेज को खत्म कर दिया, बस वो शुमार नए अक्सर उन्होंने हल्का बंदियां करनी पड़ जाएगी क्योंकि आबादी बढ़ के साथ शुमारियात बढ़ा दिए उन्होंने। तो इस लिहाज से ये सारा इलेक्शन बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होगी। फिर भी राउंड जी बहुत बहुत शुक्रिया कुंवर दिलशाद साहब, आप हमारे साथ थे और आपने हमें बड़ी अहम इंफॉर्मेशन दी। से रिलेटेड जो है सारी चीजें पूरी प्लानिंग का एक हिस्सा होता है। जैसा कि अभी पता चल रहा है, हमें मालूम था कि इलेक्शन इतना डिले हो सकते हैं, हमें मालूम है आइन क्या कहता है, तो इसे ये कहा जाना ऐन मुमकिन है कि जी आइन की जो शिकें हैं इनका फायदा उठाया जा रहा है। क्या आप 4 महीने डिले कर दें, हम इस वक्त मरदमशुमारी करा लेंगे डिजिटल, जबकि ये होनी नहीं थी, फिर भी हो गई। खैर बहरहाल आज़ादी का महीना है तो फिर जश्न आज़ादी के जश्न की जानिब भी बढ़ जाते हैं और देखते हैं कि मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां किस जोश व खरोश से जारी हैं। सब रंगों की बहार है और बच्चे तो बहुत पुरजोश होते हैं इस मौके पर आज़ादी के जश्न को मनाने के लिए। तो एक काम करते हैं, अभी हम चलते हैं मुल्तान, जहाँ पर माजिन यूसुफ हमारे साथ मौजूद है, तो उनसे पूछते हैं कि ये मुल्तानी किस तरीके से आज़ादी का जश्न मनाने की तैयारी कर रहे हैं। माजिन बताइएगा। अगर मुल्तान की बात करें तो मुल्तान में जो कौमी परचम है उसकी बहार आई हुई है। हर सड़क से आप गुजरते हैं तो कौमी परचम नजर आते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी मार्केट है शाहीन मार्केट, जहां बहुत बड़े बड़े प्रिंटिंग प्रेस हैं। यहां पर जनूबी पंजाब भर से लोग खरीदारी के लिए रुख करते हैं और इस वक्त सुबह का वक्त है, लेकिन अभी भी शहरी अपने बच्चों के साथ यहां पर आए हुए और खरीदारी कर रहे हैं। जी बताइएगा कैसा लग रहा है, आप खरीदारी कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, बच्चों को भी लेकर आए हैं? जी 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 बहुत मजा आ रहा है और ये दिन का बेसब्री से इंतजार होता है। और हम झंडियाँ वगैरह, झंडे मोटरसाइकिलों पे, साइकिलों पे लगाने के लिए बच्चों को लेके दे रहे हैं और इंशाल्लाह पूरे जोश व खरोश से मनाई जाएगी 14 अगस्त। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। जी बिल्कुल, शहरी यहाँ पर मौजूद है अपने बच्चों के हमरा, सुबह सवेरे तकरीबन यहाँ पर आए हुए हैं और खरीदारी कर रही है। कोई बैजेस खरीद रहा है, कोई झंडियाँ खरीद रहा है और खास तौर पे जनूबी पंजाब भर से जो छोटे दुकानदार हैं वो यहाँ पर शाहीन मार्केट का रुख करते हैं और यहाँ से खरीदारी करते हैं। बहुत जबरदस्त मौज, हमारे साथ रहिएगा। चलते हैं लायलपुर फैसलाबाद का रुख कर लेते हैं और देखते हैं अवैस सत्तार क्या बताते हैं, कैसी तैयारियां हो रही हैं फैसलाबाद में। अवैस
जी बिल्कुल, यौम आज़ादी अब काफ़ी करीब आ चुका है और जो जिंदा कौमें जिस तरह अपना यौम आज़ादी मनाती हैं उसकी तैयारियां भी बड़े भरपूर तरीके से जारी हैं। फैसलाबाद के अमीपुर बाज़ार में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और ये मेन बाज़ार है जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियां मनाने के हवाले से जो आराइशी सामान है वो यहाँ पर दस्तयाब होता है। और आप देख सकते हैं कि बाद में सब्ज़ लाली परचम यहाँ मौजूद हैं और बड़े जो 2 हैकल साइज़ के जो परचम हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ छोटी झंडियाँ भी यहाँ पर पड़ी हुई हैं। फिर बाजा को बड़ा कॉन्सेप्ट है बाजे बजाने का, बच्चों की जानिब से खूब बाजे बजाए जाते हैं। जश्न आज़ादी को मनाने के लिए शोर शराबा किया जाता है, हल्ला गुला किया जाता है। फिर इसके अलावा बैजेस और रिस्ट बैंड्स, इसके अलावा कैप्स और हैट्स और जो दीगर चीज़ें हैं वो तमाम ही सामान यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो लोग अब खरीदो फरोख्त भी जारी हो चुके हैं क्योंकि अब सुबह सुबह का टाइम है। अभी दुकानदार अपना सामान यहाँ पे लगा रहे हैं तो उतना रश नहीं है, लेकिन ऐसे तो रश अब ये बढ़ता जाएगा। कुछ मैं आपको ज़रा चीज़ें दिखा दूँ। अगर लड़कियों ने तैयार होना है कपड़े वगैरह पहन के साथ, फिर ये हेयर बैंड हैं जो ग्रीन कलर के हैं और साथ वाइट इनके साथ कॉन्सेप्ट है। और लड़कों के लिए भी इस तरह की दीगर चीज़ें, हैट वगैरह है, तो बड़े खूबसूरत सामान है। लेकिन जो चीज यहाँ पर परेशान कौन है वो है महंगाई। महंगाई ने यहाँ पर भी बड़ा असर डाला है। जो झंडा पिछले साल 5 साल बच्चे कहाँ इस बात को समझते हैं। बच्चों ने तो पायलदैन को तंग करना है कि हमें ये सब चाहिए, हमें एंजॉय करना है। महंगाई से भी पहले मैं जहां आना चाहूंगा, पहले तो वेस आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और माद आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें लाइव अपडेट दी। लेकिन साथ साथ आपने बाजे का जिक्र कर दिया जो कि सहरिश को बिल्कुल नहीं पसंद। वैसे की बात बिल्कुल ठीक है आपकी, एनी हाउ, लेकिन बाजे बच्चों को कौन रोक सकता है। बच्चे तो फिर आपको पता है एंजॉय करते हैं। इस वक्त हमें मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर जावेद इकबाल ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे जानते हैं कि बच्चों को रोकना आसान है या फिर मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी वालेकुम सलाम। जावेद साहब, ये जो आजादी का जश्न मनाया जाता है, बच्चे नहीं कुछ मंचले भी होते हैं जो कि बड़े भरपूर तरीके से बाजे बजाते हैं, सिलेंसर निकाल के बाइक्स चलाते हैं, हुल्लड़बाजी, शोर शराबा, पटाखे, तो ये इनको समझाना मुमकिन है या फिर बच्चों को आजकल के दौर में समझाना बिल्कुल मुमकिन नहीं है? या ये जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जश्न आज़ादी जब ये शुरू हुआ है ना, ये तकरीबन 80s की बात है कि जब इसको बाकायदा एक फेस्टिवल के तौर पर पाकिस्तान में मनाने के लिए, यानी एक तरह से हुकूमती सतह पर इसको प्रमोट किया गया। तो देखें, इसका पर्पस तो यही है कि थोड़ी सी फेस्टिविटी भी हो, लेकिन साथ जो पाकिस्तान बनाने का मकसद था उसका इयादा किया जाए और बच्चों को, बड़ों को, सबको बताया जाए कि हमने आखिर इतनी मुसीबत करके, इतनी तकलीफ उठाकर एक और इतनी कुर्बानियां देकर, और वाकई कुर्बानियां यानी जानों की कुर्बानियां। मेरे वालिद साहब ये बताते हैं कि जब वो हिंदुस्तान से यहाँ आए थे तो उनकी फूफी को उनके सामने छुरा मार के मार दिया गया था, उनके सामने, और वो कुछ नहीं कर सके थे। और वो लोग, मेरे दादा और वो यहाँ से आ गए थे। मैं 1961 में पैदा हुआ हूँ, पाकिस्तान बनने के 14 साल के बाद। और उस वक्त जब मैंने होश संभाला है तो पाकिस्तान बनने की सारी कहानियां, वो सब लोग मेरे सामने थे जो हमें ये कहानियां सुनाया करते थे, क्योंकि उनके लिए ये कल की बात थी। लेकिन अब ये जो हमारे पास इस वक्त जो नस्ल है, जो अब जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो पाकिस्तान बनने के 20 यानी 50 साल के बाद पैदा हुए हैं, इन बच्चों को ये बताने की जरूरत है कि असल में हमने पाकिस्तान बनाया क्यों था। तो मुझे फेस्टिविटी पर तो कोई एतराज नहीं है, वो बिल्कुल होनी चाहिए। जिंदा कौमें हमेशा फेस्टिवल्स मनाती हैं, लेकिन उसके साथ जो इसका असल पर्पस है उसको मिस नहीं करना चाहिए, मकसद को जो है वो नहीं भूलना चाहिए। जावेद साहब, बहुत ही खूबसूरत आपने बात की है, लेकिन मैं यहाँ चाहूंगा कि इसी बात से, आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए, इस मौके का और इस प्लेटफॉर्म का फायदा उठाते हुए अपने नाजरीन के लिए मैं चाहूंगा कि 2 कौमी नजरिए के ऊपर आप थोड़ी सी जो है वो मुख्तसरन और बड़ी ही तफसीली के साथ, बल्कि दोनों चीज़ों को मिलाना बड़े मुश्किल हो जाएगा, तो थोड़ी सी जो है वो गुफ्तगू उस पर ज़रूर कीजिएगा, ये जो 2 कौमी नजरिया, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि क्यों पाकिस्तान बनना ज़रूरी था। जी देखिए, बात यह है कि अगर आप अभी भी डिक्शनरी में देखें ना, तो कौम की डेफिनेशन, नेशन की डेफिनेशन ये है कि कुछ लोग जो एक इलाके में इकट्ठे रहते हों, वो एक जबान बोलते हों और उनका रस्म रिवाज एक जैसा हो, वो कौम होती है। हमने एक नई थ्योरी दी और एक नया हमने हाइपोथेसिस दिया कि नहीं, कौम की ये जो डेफिनेशन है, इसकी बजाय हमारी कौम की डेफिनेशन ये है कि दुनिया में किसी जगह पर भी कोई शख्स जो हमसे दूर भी रहता हो, लेकिन वो कलमा पढ़ता हो और वो खुदा को मानता हो, अल्लाह के नबी को मानता हो, तो वो एक कौम है।
बहुत ही खूबसूरत बात जो डॉक्टर साहब ने कही और जिस पे मैं डिटेल से उनसे जो है जवाब भी चाह रहा था, वो यही बात है कि हम मकसद को भूल चुके हैं। हमें जश्न मनाने से कोई एतराज़ नहीं है, आप शोर मचाएं, आप बाजे बजाएं, लेकिन ऐसी जगह पे नहीं कि आप अपार्टमेंट्स में बजा रहे हैं। मैदान में, सड़कों के ऊपर अगर कोई आपसे तंग नहीं हो रहा तो आप मनाएं, लेकिन साथ साथ ये बात भी याद रखें कि ये कुर्बानी आसानी से, बहुत कुर्बानियां देने के बाद ये मुल्क मिला है। जावेद साहब ने ज्वाइन कर लिया है। जावेद इकबाल ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब मुझे ये बताइएगा, क्योंकि मैं चाहूंगी कि आप वालिदैन की रहनुमाई करें। बच्चे हमारे कौम का मुस्तकबिल हैं, मुस्तकबिल के मेमार हैं। इनकी आज की अच्छी तरबियत कल को हमारे काम आएगी, जाहिर है मुल्क तरक्की करेगा। ये आजकल का जो बच्चा है, जो मोस्टली हम कहते हैं जो पहले वाले बच्चे नहीं है, ये जल्दी बात नहीं सुनते, कुछ गैजेट्स ने इनको खराब कर दिया है, इनकी तरबियत करना बहुत जरूरी हो गया है। तो उस तरबियत के लिए मैं चाहूंगी कुछ अल्फाज, कुछ टिप्स आप ऐसी वालिदैन को दें जो कि उस पर वो इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो यकीनी तौर पर उनको फायदा होगा। देखिए, हम ये जो बच्चों को इल्जाम लगाते हैं ना कि बच्चे बहुत खराब हो गए हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, असल में ऐसा नहीं हुआ। असल में वालिदैन बहुत खराब हो गए हैं और हमारा प्रॉब्लम जो है वो बच्चों की तरबियत नहीं है, हमारा प्रॉब्लम एक्चुअली वालिदैन की तरबियत है। और जो पेरेंटिंग है उसका मतलब बच्चों की तरबियत नहीं होता, वालिदैन की तरबियत होता है। तो वो बच्चा जब घर में पैदा होता है तो वालिदैन को ये बात समझने की जरूरत है कि उसकी पर्सनैलिटी की बुनियाद जो है वो 7 साल की उम्र तक डल जाती है। और इसलिए स्कूल कभी भी कॉम्पनसेट नहीं करता घर के और फैमिली की ट्रेनिंग को। इसलिए जो बच्चे आपको नजर आ रहे हैं ना हुल्लड़बाजी मचाते हुए, और जिनकी ये वो लोग हैं जिनकी जिंदगी के पहले 6-7 साल अच्छे नहीं गुजरे हुए, या 6-7 साल बेएहतियाती से गुजरे हुए हैं, और वालिदैन ने उनकी तरबियत के बुनियादी उसूलों को नजरअंदाज किया है। तो हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये बुनियादी उसूल में चाहूंगी आप बताएं। जी, बुनियादी उसूल ये है कि बच्चे वो करते हैं जो वालिदैन करते हैं। ये बात तमाम वालिदैन को पूरी तरह से समझ में आ जानी चाहिए कि बच्चे वो नहीं करते जो हम उन्हें करने के लिए कहते हैं। बच्चे कभी भी वालिदैन का कहना इस तरह नहीं मानते। बच्चे वो लेकिन आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपके एटीट्यूड को देखते हैं। अगर वालिदैन ईमानदार होंगे तो बच्चे ईमानदार होंगे, वालिदैन सच्चे होंगे तो बच्चे सच्चे होंगे। वालिदैन अगर सुबह उठते हैं और सुबह और जाके एक्सरसाइज करते हैं तो बच्चे अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। अनफॉर्चुनेटली पिछले 20-25 साल से हमारे मुल्क में एक पैसे की दौड़ लगी हुई है। उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, एक फैक्टर नहीं है, मल्टीपल फैक्टर हैं। लेकिन जिन मुआशरों में पैसा पहली कदर होती है ना, कि जिसके पास पैसा ज्यादा होगा वो बड़ा इंसान होगा, उसमें तमाम लोग पैसा कमाने की दौड़ में लग जाएंगे। और इसी तरह हमारे यहाँ सब लोग पैसा कमाने की दौड़ में लग गए हैं, जो कोई बुरी दौड़ नहीं है, बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। लेकिन हम अपनी प्रायोरिटी हो गया, उस वक्त उस घर की प्रायोरिटी वो बच्चा है, बाकी चीजें दूसरे नंबर पर है। इसलिए हम एक बेतरतीब कौम पैदा कर रहे हैं। हम बिल्कुल सतही लेवल की। जावेद साहब, सॉरी कथा कलामी की मादरत चाहूंगा, मुझे बताइएगा, आपने जो बात की बड़ी खूबसूरत बात किया आपने, और इसमें कोई डाउट नहीं है, बल्कि मैं तो आपकी बात से 100% एग्री कर रहा हूं। सैरिश भी यकीनन कर रही होंगी कि ये कसूर जो है वो पेरेंट्स का है कि वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं बच्चे। मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया का इसमें कितना % हाथ है, क्योंकि मैं बशमूल मेरे, हम हर वक्त सोशल मीडिया पे कनेक्ट होते हैं, या तो फेसबुक चल रहा होगा, या फिर इंस्टा चल रहा होगा, या ट्विटर पे होंगे, कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा लगा ही रहता है। एक मिनट सैरिश, कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारा लगा ही रहता है, जिसकी वजह से बच्चों पर यह असर जरूर पड़ रहा है कि उनके हाथ में भी अब उनका टैबलेट या फोन होता है। जी, तो सोशल मीडिया भी बच्चों को किसने बताया है? बच्चों को ये कैसे पता लगता है कि ये खिलौना है? अगर आप उसको एक पिस्तौल का खिलौना लेके देंगे तो बच्चों को वो खिलौना लगेगा। अगर आप उसको किताबें लेके देंगे तो वो किताबों को खिलौना समझना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए कई दफा जो आपने शिकायत की है, मेरे पास एक माँ आई, उसने कहा जी ये मेरी बेटी है 5 साल की, मोबाइल छोड़ती नहीं है, बिल्कुल उसके हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये बताइए कि इस बच्ची का सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उन्होंने कहा जी बच्ची का सोर्स ऑफ क्या मतलब, 5 साल की बच्ची है। मैंने कहा फिर इसको 50,000 का मोबाइल लेकर किसने दिया है? देखिए, अगर बच्चे मोबाइल से खेल रहे हैं और वो सोशल मीडिया पे हर वक्त रहते हैं तो वालिदैन ने उन 5-7 सालों में बच्चों को अल्टरनेट एक्टिविटीज नहीं दी। माँ ने बच्चे को दूध पिलाने के लिए साथ उसको कार्टून लगा के दिए हैं। अगर माँ ने उस वक्त उसको लोरी सुनाई होती, माँ ने उसको तितलियां पकड़ना सिखाया होता, उसको पौधों से खेलना, तो बच्चों को ये बात आपकी सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब चूंकि ये हो चुका, क्योंकि अब इसका हमें हल चाहिए, मैं चाहूंगी वो हल आप बताएं। जी, हल ये है कि अगर अब मैं चरस पीने लग गया हूं, अब मैं चरस पी रहा हूं, अब मुझे नशा हो गया है, अब
अब तो हम नशा करते हैं, हमें तो उसके बगैर रात को नींद नहीं आती, अब क्या करें? अब ये करें कि चर्च को छोड़ने की कोशिश करें। अगर हम एक बुरी आदतों में पड़ गए हैं तो आज से घर में डिसिप्लिन लगाइए, अपने स्क्रीन टाइम को कम कीजिए। आप अपने हाथ में हर वक्त मोबाइल ना पकड़े रखें। आप मोबाइल के सिर्फ 2 इस्तेमाल करें, एक है इंफॉर्मेशन और दूसरा इसका इस्तेमाल है कम्युनिकेशन। एंटरटेनमेंट के लिए ये इस्तेमाल ना करें। तो मैं और आप अपने घर में आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद इकबाल साहब, आपका बहुत ही खूबसूरत बात है। और इसी के साथ जो है वो सारिश हमें एक वक्फा लेना होगा, क्योंकि वक्फा जरूरी है और दुनिया बोल है में आपसे मुलाकात होगी जस्ट आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक। आजकल सबकी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। जी वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे, टेनिस के मैदान में उभरते पाकिस्तानी स्टार हुज़ैफा अब्दुल रहमान की बात करेंगे, जिन्होंने अमेरिका में मेन सिंगल्स टाइटल अपने नाम कर लिया है। हुज़ैफा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं लाइव अमेरिका से। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। जी वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। हुज़ैफा, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? जी मेरा फेवरेट प्लेयर रॉजर फेडरर है। ओहो जबरदस्त। तो हुज़ैफा कितनी मेहनत की है, जरा बताएंगे, ट्रेनिंग कितना टाइम करते रहे आप? जी मैं 4 साल की उम्र से मैंने टेनिस खेलना शुरू की थी और इसी तरह आजकल मेरी ट्रेनिंग एक दिन में 6 घंटे होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा वेरी गुड। अच्छा हुज़ैफा, मुझे ये बताइएगा कि आपने बताया फेडरर आपके जो हैं वो फेवरेट हैं, तो उनके स्टाइल को भी आपने कॉपी किया है या सिर्फ उनसे इंस्पायर होकर आपने टेनिस खेलना शुरू किया है? क्योंकि वो जिस किस्म की गेम खेलते हैं वो बड़ी एग्रेसिव है। जी बिल्कुल, उनका स्टाइल कॉपी करना तो बड़ा मुश्किल काम है। मैं कोशिश करता हूँ कि उनको कॉपी करूँ, लेकिन मुश्किल है, लेकिन कोशिश पूरी करता हूँ। फिर अपना खुद भी आपका खेलते रहते हैं तो स्टाइल आपका अपना भी बन जाता है। तो अमेरिका में तो आपने सब हिलाली परचम हिला दिया है, नाम रोशन किया है, तो क्या आगे प्लान्स क्या हैं? पाकिस्तान आएंगे, यहाँ पर आके खेलेंगे या फिर अपनी खिदमात यहाँ के नौजवानों को देंगे? कुछ प्लान्स तो बताएं अपने। जी इंशाल्लाह मेरा ये प्लान है कि मैं पाकिस्तान का परचम रोशन करूं दुनिया में, ATP सर्किट में, और यही मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह अच्छा मैं खेलता रहूं और पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। जबरदस्त। और मुस्तकबिल के गेम के हवाले से मैं चाहूंगा कि आपका क्या एम क्या है, गोल क्या है, किसे हराने का टारगेट रखा हुआ है? जोकोविक है माइंड में, कौन आपके मद्दे मुकाबिल होगा जिसे आपने सोचा है कि बस ये मेरा लाइफ टाइम अचीवमेंट मोमेंट है? जी इस प्लेयर का तो पता नहीं, लेकिन मेरा इंशाल्लाह एम है कि इंशाल्लाह टॉप 10 ATP रैंकिंग में टॉप 10 आऊं मैं सिंगल्स में, और इंशाल्लाह पाकिस्तान को ग्रैंड स्लैम्स में रिप्रेजेंट करूं इंशाल्लाह। अच्छा हुज़ैफा, अभी आपने बताया कि आप 4 साल से टेनिस खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पेरेंट्स में से यकीनी तौर पर किसी न किसी का इंटरेस्ट इस गेम में है, मदर का या फादर का, कुछ बताएंगे? जी बिल्कुल, मेरे फादर टेनिस खेलते थे, सियालकोट में मैंने शुरू की थी, तो वो उधर खेलते थे क्लब में, तो मैं भी उनके साथ चला जाता था, और इसी तरह ही मेरा भी टेनिस खेलना मैंने शुरू की। और जबरदस्त। पढ़ाई कहाँ तक पहुंची है? क्या चीज? पढ़ाई मैंने हाई स्कूल कंप्लीट कर लिया, FA मैंने कंप्लीट कर लिया, लेकिन अभी मेरा यही प्लान है कि पढ़ाई को मैं थोड़ा पॉज करूं और फुल अपना जो 100% अपना एफर्ट है वो टेनिस को दूं इंशाल्लाह। जरूर जी, पॉज करें लेकिन स्टॉप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पढ़ाई जो है वो अव्वलीन तरजीह रखती है। और इसके साथ साथ फैसिलिटीज अगर हम बात करें, पाकिस्तान में टेनिस को लेकर के फैसिलिटीज इस लेवल तक कम है कि मैं 12 साल की उम्र तक जो है वो टेनिस बॉल को क्रिकेट की बॉल समझता था, जिससे हम क्रिकेट खेलते थे, क्योंकि टेनिस बॉल की क्रिकेट होती है हमारे यहाँ टेप बॉल जिसको कहते हैं। तो इतना फुकदान है हमारे पास इन फैसिलिटीज का। और अगर टेनिस कोर्ट्स की बात की जाए तो या तो वो प्राइवेट क्लब्स के अंदर मौजूद है, और अगर हुकूमती सतह पे आप देखें आम लोगों के लिए तो गिनती के कोई 2-4 कोर्ट्स रह जाते हैं जहां पर खेल होता है। तो आपने बताया कि आप सियालकोट में खेलते थे अपने फादर के साथ, तो ये कोई प्राइवेट फैसिलिटी थी, प्राइवेट क्लब था, या फिर ये किसी ऐसी जगह पे आप जाके खेलते थे जहां पर कोई भी आम शख्स जाके खेल सकता है? नहीं, ये सियालकोट क्लब था, तो उसके लिए आपको मेंबरशिप वगैरह चाहिए होती है, तो कुछ आम पब्लिक के लिए तो नहीं था।
हाँ, ये फिर हुकूमत की तरफ से आप भी अपील करेंगे कि भाई आम लोगों तक भी जो है रसाई पहुंचाई जाए टेनिस की, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त खेल है और दुनिया भर में माना जाता है, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इसे उस लेवल तक नहीं लेके गए। हुज़ैफा, अपने सिबलिंग्स के बारे में भी बताइएगा, बहन भाइयों में और कोई खेलता है टेनिस? जी, मेरा एक छोटा भाई है, वो भी टेनिस खेलता है, अभी 18 साल उम्र है उसकी। जबरदस्त जी, बहुत ही खुशी हुई आपसे बात करके हुज़ैफा, क्योंकि आपने सब्ज़ हिलाली परचम जो है वो अमेरिका में सरबुलंद किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। थैंक यू सो मच हुज़ैफा। और अब सैरिश, मैं चाहूंगा कि हम हेल्दी और फिट टेनिस खेलने के लिए कुछ सेहत की बात कर लें। बिल्कुल, और इस पर बात करने के लिए स्टूडियोज में हमें ज्वाइन किया है हकीम शाह नज़ीर साहब ने, जिनके पास बड़े ज़बरदस्त टोटके होते हैं, मशवरे होते हैं। तो हकीम साहब, वेलकम टू आवर शो, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हकीम साहब, अगर हम पाकिस्तान की सड़कों, कराची की बिलखुसूस सड़कों पे घूमें तो शहरियों के सिर्फ 3 ही मसाइल हैं। एक रंग गोरा करना है, दूसरा बाल कम है, तीसरा रहने ही देते हैं, वो पढ़ लीजिएगा वो। तो अच्छा, क्या मसले हैं ये? चले एक मिनट पहले मैं बता दूं कि इस वक्त जो हमारे साथ शाह साहब मौजूद है ना, तो बड़ी एक अजीब कशमकश की सूरत हाल है। सुना है कि बेकरी आइटम्स जो है ना वो पथरी यानी कि स्टोन प्रॉब्लम्स की बड़ी वजह बन रहे हैं। ये मामला क्या है? क्योंकि मैं बता रही हूँ आपको, मैंने ये सुना है कि किडनी स्टोन्स सिर्फ पानी कम पीने से ही नहीं होते, ये बेकरी आइटम्स खाने से भी हो जाते हैं। तो मैंने इस पर लाजमी आपसे बात करनी है। पहले आप फहीम के सवाल का जवाब देते हैं। हाँ, ये 3 मसाइल से हम कब निकलेंगे और फिर उसके बाद स्टोन कब निकलेगा? देखिए, ये तो एक शौक की बात हुई ना, कलर फेयर करना, बाल अच्छे करना, वेट कम करना और दीगर अमराज। ये शौक से ज्यादा आपको पता है कि किस किस्म का बन चुका है ये? जुनून की हद तक के वो लोग पागल हो रहे हैं कि बस लोग मुख्तलिफ किस्म की केमिकल्स वाली क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे उनकी स्किन और डैमेज होती जा रही है। और बाद लोगों की स्किन इतनी पतली हो जाती है कि वो आगे चल के खतरनाक एक सूरत कैंसर बन जाता है। बिल्कुल यही मैं कहना चाहता कि खतरनाक एक सूरत इख्तियार कर लेती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एहतियात करें आप लोग। ये जो बाहर की जो आप लोग मुख्तलिफ किस्म के बेनाम चीज़ें होती हैं जिनको आप जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो एक क्रीम आ चुकी है, कहते हैं देखो मैंने लगाई है, मैं गोरी हो रही हूँ तुम भी लगाओ, या मैं गोरा हो रहा हूँ तुम भी लगाओ। मर्द और खवातीन दोनों के लिए ये बात है। तो इसलिए एक की देखा देखी मत कीजिए, कम से कम उसकी रिसर्च पे जरूर। बल्कि मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी हकीम साहब, मेरे साथ थोड़े दिनों पहले ये चीज़ हुई है। यहीं पे मेरे एक कोलीग थी, उन्होंने बताया कि भाई हम लोग डेली इतना मेकअप करते हैं तो क्यों ना हम ना एक अच्छा सनब्लॉक है, मैंने यूज़ किया, तुम भी यूज़ करो। तो मैंने भी बस ले लिया, यूज़ कर लिया। आप यकीन करें ऐसा एक्नी ब्रेकआउट हुआ। जब मैंने डॉक्टर को जाके चेक कराया तो उन्होंने मुझे बोला कि ये वो सनब्लॉक है जो आपके पोर्स को ब्लॉक कर देता है। वो आपने लगा के ऊपर से मेकअप लगाया, फिर आप लाइट्स में बैठ गई तो आपकी स्किन ने रिएक्ट किया, पूरी एक्नी और खत्म ही ना हो। ये मुझे लग रहा है साजिश हुई आपके साथ सारी, सोचा समझा मंसूबा था जिसके तहत आपको सन ब्लॉक दिया गया है 22-31-92 वाला। 22-31-92 वाला नहीं था। अच्छा खैर, अब आ जाते हैं जरा पथरी पर। 22-31-92 जो बात करते हैं फिर कहते हैं पीछे से 36-11 भी आ रही है। हाँ, ये भी है। सर, स्टोन बड़ा मसला है, काफी केसेस सामने आ रहे हैं बेकरी आइटम से, बेकिंग से। जो मैं चाहूंगी यहाँ से शुरू करें हकीम साहब कि बेकरी आइटम्स पे तो हम आएंगे, पथरी की हम बात कर रहे हैं। बच्चे पानी बिल्कुल नहीं पीते, बड़े तो फिर भी ये समझते हैं कि पानी बहुत जरूरी है तो पीते हैं। तो ये तो शुरुआत फिर वहीं से खराब होती है ना कि बचपन से ही वाटर इनटेक की आदत ही नहीं। अब आप फैसला कर लो, मैंने बोलना है। इनके सवाल का जवाब दे दें आप, क्यों मैं बर्दाश्त करूंगा। खुला टाइम है आपके पास। देखिए, ये जो बेकरी आइटम्स होते हैं इससे जरूरी नहीं है कि पथरी बने, इससे और भी दीगर इश्यूज भी आ जाते हैं। डायबिटीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाइपोटेंशन हो जाती है और शुगर के चांसेस बढ़ जाते हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, हार्मोन्स डिसबैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, और अगर आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है उसमें ब्लीडिंग के चांसेस और बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नुकसानात होते हैं। आप बेतहाशा हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में आपने देखा होगा हम कैल्शियम का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं, तो वो स्टोन पैदा कर रहे होते हैं किडनी के अंदर। और दूसरा ये है कि इससे जो बेकरी आइटम्स होते हैं इससे वर्म की शिकायत होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से यूटीआई होता है जो कि यूरिट्रिक इन्फेक्शन कहलाता है। तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा एहतियात कीजिए, बेतहाशा आप इस तरह इस्तेमाल ना करें, आप एक नॉर्मल रूटीन में रखें। अच्छा, यहाँ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लूँ सरिश, आपके सवाल का जवाब भी आ जाएगा, वो इन्होंने अभी दिया नहीं है, मैं ऐड कर लूँ। मुझे सिर्फ इतना बताइएगा कि हम यहाँ बेकरी आइटम की बात कर रहे हैं या बेकिंग जो आइटम जो हम घर पे भी क्योंकि वही आइटम बना सकते हैं हम, वो भी इसके अंदर शामिल है? नहीं, बेकरी आइटम्स की बात हो रही है जो कि बाहर मिलते हैं, जो बेकिंग्स के गैर मेयारी होती है। हाँ, जो बेकिंग्स के लिए घर में जो आप लोग बनाते हैं वो तो आप 4 पैसे ज्यादा देके चीज अच्छी लेकर आते हैं। सही है। अब बेकरी आइटम्स में 4 पैसे कम देके सस्ती चीज लेकर आते हैं। तो ये एक नुकसान का सबब बनता है ये। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी सरिश आपने कहा कि पानी, अब पानी जो है वो कम से कम
8-9 गिलास तो लाजमी पीना चाहिए। और कोशिश करें हर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आधा गिलास या 1 कप, बच्चों को 1 कप के हिसाब से दें, लेकिन बच्चों को राज़ी करें पिलाने में। अब बच्चे पी नहीं रहे होते हैं। अब दूसरा ये है कि जब पानी का टेक कम होगा, हम बाहर की चीज़ें और आम तौर पे भी चीज़ें जो खा रहे होते हैं उसमें होती है रेत, वो जाके किडनी की तरफ जमा होना शुरू होती है। सबसे पहले तो उसमें यूरिट्रिक इन्फेक्शन हो जाता है, यानी पेशाब की जलन शुरू हो जाती है या उसमें दूसरे इश्यूज शुरू हो जाते हैं। और अगर उसमें थोड़ा और ताखीर की जाए तो वो पथरी की सूरत इख्तियार करना शुरू हो जाती है। अच्छा, पानी जो बच्चे नहीं पी रहे हैं, हम उसमें अगर शरबत मिला के दे दें तो ये फिर तो बच्चों के लिए मीठा और ये ज़्यादा हो जाएगा। आप शरबत जूसेस का इस्तेमाल करा सकते हैं। और इसके अलावा आप जैसे मौसम के हिसाब से फ्रूट्स हैं, तरबूज, खरबूजा है, आप इसका इस्तेमाल कराएं। ये भी यूरिन आवर होते हैं जो कि आपकी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी करते हैं। खीरा है, वो भी बॉडी में पानी की मिकदार पूरी करता है। बात यह है कि हर चीज़ एतदाल से यूज़ की जाए तो फिर पथरी के चांसेस जो हैं वो कम होते हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि कैल्शियम इंटेक ज़्यादा हो तो कैल्शियम की भी पथरी बनती है। कुछ लोग इतना ज़्यादा दूध और दही का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें लगता है कि ताकत इसी से आएगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इससे फिर पथरी भी बन जाती है। ये है कि फिर जिस्म ना आपका जैसे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, आपका जिस्म फूलने लग जाता है और वेट बढ़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपके डायबिटीज़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, हाई बीपी होने के चांसेस, फैटी लीवर हो जाता है, जिसकी वजह से आप देखते नहीं हो कि दिन भर आपको कुछ खाने को दिल नहीं करता, मुंह कड़वा कड़वा सा रहता है, वो फैटी लीवर होने की अलामात होती हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तेज़ाबियत बढ़ जाती है, एसिडिटी बढ़ जाती है, तो उसमें यहाँ पसलियों से नीचे पेन सा महसूस होना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक रीजंस होते हैं जो कि बेकरी आइटम ज़्यादा खाने की वजह से। बिल्कुल। अब मैं आ जाती हूँ हकीम साहब टोटकों पे, क्योंकि मैंने अक्सर कुछ टोटके पढ़े भी हैं, कुछ लोगों से सुने भी हैं। कुछ लोग कहते हैं जी मूली के पत्तों का पानी उबाल के पिए, कोई कहता है मूली का जूस पिए तो उससे पथरी निकल जाती है, कोई लीमू का इस्तेमाल कहता है बहुत ज़्यादा करें, पथरी खुद ही निकल जाएगी। अब आप बताएं कि इनसे ठीक क्या है और करना क्या चाहिए? देखिए, जैतून का तेल 1 चाय वाली चम्मच 1 कप पानी में डालें और आधा लीमू निचोड़ लें। ये आपकी, चाहे वो गॉल ब्लैडर स्टोन हो, क्योंकि वो भी कोलेस्ट्रॉल के स्टोन होते हैं जो गॉल ब्लैडर में होते हैं, पित्ते में होते हैं, ये उनको घुलाने में मदद देती है, साथ में किडनी के भी पथरी को निकालने में मदद देती है। 1 टाइम रोज़ाना पिया करें, सुबह निहार मुँह। तो ये किससे हो जाती है? अगर आपको पथरी डायग्नोज हो चुकी है और आप बहुत तकलीफ में रह रहे हैं तो प्लीज़ अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखिएगा। और साथ में एक दाल मिलेगी आपको, कुल्थी की दाल, पंसारी की दुकान से मिलेगी। ये एक दाल होती है, लेकिन थोड़ी सख्त दाल होती है। इसका आधा कप 5 गिलास पानी में रात को भिगो दें, सुबह के टाइम इसको इतना पकाएं कि ये दाल नरम हो जाए और थोड़ा पानी भी बच जाए। फिर इसे उतार के वो दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें, फिर सुबह भिगो दें, रात को पका लें और उसका पानी पी लें। अच्छा, ये जो जैतून के तेल का आपने अभी बताया पानी में, ये नीम गर्म पानी में बताया? नीम गर्म, सादा पानी हो या नीम गर्म पानी हो, उसमें 1 चम्मच जैतून का तेल, आधा लीमू निचोड़ लें और 1 कप पानी मिक्स कर लिया और 1 टाइम सुबह निहार मुँह रोजाना पिए। अच्छा, कुछ लोग सॉरी मुझे इसी से याद आया, कुछ लोग इसके अंदर इसबगोल की भूसी भी मिला देते हैं। नहीं वो जरूरी नहीं है, वो गलत है, वो एक अलग चीज। इसबगोल छिलका इज अ फाइबर, ठीक है। वो कॉन्स्टिपेशन रहता हो, आपको तेजाबियत बहुत ज्यादा रहती हो, तो उस सूरत में आप ले सकते हैं। वो भी सादे पानी में मिला के रात सोते वक्त ले लें या सुबह निहार मुँह। इसमें भी एक मिथ है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप इसबगोल पानी के साथ ले रहे हैं तो वो कब्ज कुशा है, और अगर आप दूध के साथ ले रहे हैं तो उसका कुछ और मकसद हो सकता है। कुछ ऐसा भी होता है? देखिए, दूध में भी कॉन्स्टिपेशन को भी तोड़ती है, लेकिन दूध बादी होता है, गैसेस ज्यादा पैदा करता है। तो अगर आपको लूज मोशंस की शिकायत हो रही है, डायरिया हो रहा है, तो आप दही में मिला कर लें। अच्छा, ठीक है। वो दही में मिला के खाते होते हैं और पानी के अंदर मिला के देंगे तो कब्ज कुशा यानी कॉन्स्टिपेशन दूर करेगी। ओके, अच्छा, अब आ जाते हैं रेत पर। पथरी का तो आपने बता दिया। कुछ लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उनको पथरी नजर नहीं आती, लेकिन उनको किडनी पेन रहता है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, तो वो लोग क्या करेंगे? जो रेत जमा हो जाती है, नेफ्रोसिस होती है, देखें इसमें यूटीआई भी हो जाती है, बाद लोगों का इसमें यूरिक एसिड भी बढ़ जाता है। तो ऐसी सूरत में आपने लेना है सरफूका बूटी, एक बूटी आती है सरफूका, पंसारी के पास मिल जाएगी। 1 चाय, एक 20 रुपए की ले लें, इतनी मिल जाती है। 1 चम्मच 1 गिलास पानी में डालें और एक कांटेदार बूटी आती है गोखरू, वो भी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, उसी पानी में डाल के रात को भिगो दें, सुबह निहार मुँह पी लें या सुबह भिगो दें, रात को पी लें। आप देखिएगा ये जो नेफ्रोसिस यानी जो रेत आ रही है, ये उसको भी ख़त्म करेगी, यूरिन को क्लियर करेगी, यूटीआई को भी ख़त्म करेगी। एक चीज़ और हो जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ जाते हैं लोगों के, जिसकी वजह से यूरिन कंट्रोल नहीं हो पा रहा होता है और उसमें यूरिन का जो बहाव है वो भी सही नहीं होता और रुक रुक के यूरिन आ रहा होता है, उसमें जलन भी महसूस होती है और अगर आता है तो भागना पड़ता है कि कहीं निकल ना जाए। तो ऐसी सूरत में एक बूटी आती है बहुफली के नाम से, बहुफली, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें
और गोखरू बूटी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, उसी पानी में भिगो दें। सुबह निहार मुँह छान कर पिएं। ये कुछ अरसा पिएं, 2-3 महीने, और फिर जाके आप अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं। आप देखना आपके कितने ग्राम। डायबिटिक पेशेंट हैं वो भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं? ये वाली शिकायत जो आपने आखिरी बताई, ये 90% तो उन्हीं के साथ होती है। ये डायबिटिक पेशेंट को साइलेंट यूटीआई हो जाता है, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, ज़बरदस्त, ले सकते हैं वो। अच्छा, मैं चाहूँगी कि अब थोड़ा सा हकीम साहब एक चीज़ और जो मेरे जहन में है वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ। ये किडनी के इशू के हवाले से ही कहते हैं कि जब एक दफ़ा आपको पथरी हो जाती है तो वो अपनी पॉकेट बना लेती है, और जब आप पथरी निकलवा देते हैं तो वो पॉकेट खाली हो जाती है। उसके बाद आपको अपना ख़ास ख्याल रखना पड़ता है कि वो पॉकेट फिर से भरे ना। उसके लिए क्या करना? देखिए, उसके लिए जैसे हम टमाटर लेते हैं, बस धोया और काट लिया, आप उसका छिलका उतार लिया करें, उसके अंदर के बीज निकाल लिया करें, उसका पल्प इस्तेमाल करें। वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा है, वो आपकी किडनी को कोई नुकसान नहीं देगा। पालक, मेथी, ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल, यानी साग वाली चीज़ें, ये इस्तेमाल कम करें, क्योंकि पथरी के पेशेंट को और इसके अलावा यूरिक एसिड या क्रेटिनाइन के पेशेंट्स को ये चीज़ें अवॉइड की जाती हैं। फाइबर अवॉइड करें ज़्यादा। हाँ, फाइबर अवॉइड करते हैं, और साथ में ये जो पालक, मेथी, टमाटर, ये चीज़ें ये घुलती नहीं है। आई थिंक सो जो पथरी है उसकी बायोप्सी अगर हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मसला किस चीज़ से है। कैल्शियम है, कैल्शियम है, आजकल छालिया वगैरह बहुत सारी चीज़ें खाई जा रही हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि चलते फिरते टमाटर काट काट के खा रहे होते हैं, उसको शौकीन होते हैं खाने। उसके छिलके के बारे में जो आपने बताया ना, उसका छिलका जो है वो हजम नहीं होता इतनी आसानी से, वो काफी अरसे तक जो है वो रहता है। बेतहाशा थोड़ा सा सर में दर्द हुआ, कैल्शियम पानी में डाल के पी लिया, वो भी स्टोनी पैदा करती है। अच्छा, ये बड़ी अच्छी जो है वो डॉक्टर हकीम साहब ने बात बताई है कि जी कैल्शियम से जो है वो स्टोन हो रहा है। ये मुझे आज से पहले नहीं पता थी ये बात, ये बड़ी इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए, क्योंकि दूध और दही का तो हमारे यहाँ ये एक मिथ है कि जी जितना भी पिला दो कम है। पहलवान बनाओ। हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। देखिए, म्याना रवि रखें आप लोग, हर चीज़ को आप लोग बहुत तहाशा जैसे कल नहीं मिलेगी, नहीं, आप मिलेगी आपको, आप इस्तेमाल करें, एक रूटीन रखें, आप म्याना रवि रखें, आपकी सेहत अच्छी भी तो होते हैं ना। आजकल मैंगो का सीजन है तो शेक पे शेक पिए जाएंगे, दूध और दही का भरपूर इस्तेमाल। 1 गिलास सुबह, 1 गिलास रात को बना के पी लें, बस ये बहुत है कि पूरा जग ही रात को पी। हाँ, कुछ लोग जग ही पी लेते हैं। अच्छा, कुछ लोगों में मैं भी शामिल हो गया क्योंकि अगर जब मैंगो सीजन होता है ना तो भाई जग तो फिर तैयार रहता है इसमें। अब मेरे लिए, मैंने इसीलिए इसके ऊपर हाईलाइट किया इस मसले को कि अब मुझे अवॉइड करना पड़ेगा। एतदाल मैंगो अगले साल भी आएगा। नहीं, अगले साल हम रहे ना रहे क्या पता भाई, हम मैंगो देख रहे हैं, लेकिन अब एहतियात करना पड़ेगा। ऐसी सूरत हाल में जब भी किडनी पेन वगैरह महसूस होता है तो वॉमिट भी होती है, दिल भी मतली कर रहा होता है, बहुत स्वेर होता है। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताया ना हकीम साहब के मिसाल के तौर पे, अब ये जो द डैमेज हैज बीन डन, ये बेड़ा गर्क हमने कर लिया अपने साथ, कपड़ा हो गया, ठीक है जी। अब इसे बिना दवाइयों के हर्बल तरीके से किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है पथरी को? जी, अभी जो मैंने बताया ना, कुल्थी की दाल को पका के आप उसको खाएं, उसका पानी पी लें, फिर इसी तरह सुबह भिगो दें, क्योंकि सख्त दाल होती है, उसको भिगोना पड़ता है, फिर रात को पकाएं और उसका दाल खा लें, उसका बचा हुआ पानी पी लें। ये कम से कम महीना 40 दिन करना होगा। ओके। और फायदा तो आपको 1-2 दिन में हो जाएगा, तकलीफ में काफ़ी कमी आ जाएगी, यूरिन का फ्लो बेहतर हो जाएगा। लेकिन पानी का टेक कम से कम 10 गिलास तक ज़रूर रखें, हर 1 घंटे बाद 1 गिलास पानी पिए। यूरिन आए फौरी जाके कर लिया करें, इसको रोका ना करें। बहुत सारे लोग रोकते हैं, अपने कामों में इतने मशरूफ रहते हैं। ये क्या लाए हकीम साहब आज आप? आज मैं एक, जैसे बेकरी आइटम्स खाने की वजह से और आम चीज़ों में पेट डिस्टर्ब हो जाता है, अफारा हो जाता है, वरम होना शुरू हो जाता है, तो आज हम वो बनाकर दिखाना चाह रहे थे। दिखाइए सर, दिखाइए। ये आज वरम भी जो है उसका भी इलाज कर देते हैं। ये कोई जड़ी बूटी है? जी जी, जड़ी बूटियाँ थी। अरे वाह वाह वाह, ये हमने दिखानी थी यहाँ पे। हाँ, ज़रा बताइए इनके। ये है गुलाब के फूल। गुलाब के फूल, जी हाँ। और ये है इसका पाउडर, ये आप लेंगे 50 ग्राम। गुलाब के फूल का पाउडर 50 ग्राम। जी हाँ। ये है अनारदाना, ये भी आ गया जी। ये इसका भी पाउडर? ये इसका पाउडर है, अनारदाने का भी पाउडर? अनारदाने का, जी हाँ। ओके जी। 50 ग्राम? 50 ग्राम। 50 ग्राम और पाउडर आ गया। पुदीना देसी, पुदीना, जी हाँ, पुदीना सूखा हुआ, ये भी 50 पाउडर आ गया 50 ग्राम। ये है अजवाइन। अजवाइन गर्मी में यूज हो जाएगी? बिल्कुल खा सकते हैं। ये मेरे ख्याल में पुदीना इसीलिए डाला है इन्होंने, उसकी तासीर ठंडी होती है, तो कुछ मिक्सचर बनेगा। को ये 4 चीज़ें हमने डाली हैं इसमें, गुलाब के फूल, अजवाइन, अनारदाना और पुदीना। इनको मिला के ऐसे बारीक पाउडर बना लें, एक ही मशीन में भी डाल के, लेकिन जहाँ से भी लें, होती तो ये बहुत सस्ती चीज़ें हैं, लेकिन पहले इसको साफ़ कीजिएगा, इसमें मट्टी तिनका होती है। ओके। और आधी चाय वाली चम्मच खाना खाने के बाद पानी के साथ
अच्छा, फौरी इसका रिजल्ट 10 मिनट में आपको मिलेगा। अच्छी सी डिकार आएगी, हर चीज़ हजम हो जाएगी, पेट का फारा, ये सारी चीज़ें कम हो जाएंगी, मुंह का जायका भी बेहतर होना शुरू। किडनी पे भी असर होगा इसका? इसका किडनी से ताल्लुक नहीं है, किडनी से ताल्लुक नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम को आपके और वर्म को दूर करेगी। ओके, और कॉन्स्टिपेशन को भी दूर करेगी। ब्लॉटिंग जिन्हें होती है ना, बड़ा परेशान जाता है। अब आजकल ऐसा होता है कि जब पेट फूलते हैं ना लोगों को, तो दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है, घबराहट शुरू हो जाती है। असल में मसला है ना हकीम साहब, 3600 रुपए किलो जो है वो मटन कढ़ाई हो गई है, तो बंदा कहता है अब 1 किलो मंगाई लिए तो वेस्ट क्यों करूं, पूरी खा लूं। तो इस चक्कर के अंदर जो है वो ब्लॉटिंग तक खुद ले जाते हैं, इतना महंगा खाना बचाने का दिल नहीं करता। नहीं, आमतौर पे भी एच पैलोरी का बैक्टीरिया जो है ना वो भी एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से घबराहट, बेचैनी रहती है, और अक्सर लोगों को मुंह में छाले भी बनने शुरू हो जाते हैं। तो ये भी सारा मैदे का निज़ाम होता है। तो आपने पानी का टेक ज़्यादा रखना है, और ये जो सफूफ मैंने बना के दिखाया आप इसे इस्तेमाल कीजिए। पूरा जग मिल्क शेक का पीने के बाद ना थोड़ा सा ये भी खा लिया करें, सफूफ जगह नहीं रहेगी ना खाने के बाद। फिर अब पूरा जग नहीं है। खैर, अच्छा ये बताइएगा, मुंह के छालों का आपने बड़ा अच्छा जिक्र किया, ये रहता है, इसको माउथ अल्सर भी जो है वो कहा जाता है, तो इसका क्या हल है, मतलब इसके लिए क्या ट्रीटमेंट हो, क्योंकि ये जिन लोगों को भी तेजाबियत रहती है उनके साथ ये मसला होता ही होता है। देखिए, जिस तरह सैरिश ने अभी बताया कि स्पोल छिलका पानी में मिलाकर पिए 1 टाइम रोजाना, और 3 चीजें ले लीजिएगा, मिश्री 50 ग्राम, तबाशीर 50 ग्राम, इलायची 10 ग्राम, इनको मिला के बारीक पाउडर बना लें, और सुबह दोपहर शाम ऐसे मुंह में छिड़कें ऐसे, फिर इसे थोड़ी देर मुंह में रख के फिर खा लें, इसको ऊपर पानी पी लें। आप देखिएगा ये मुंह के छाले आस्ते आस्ते खत्म होना शुरू। अच्छा, वैसे मैं एक बात बताऊँ हकीम साहब, मैं तो ये समझती हूँ कि हमें इसबगोल के छिलके को ना डेली रूटीन में शामिल रखना चाहिए। इतनी अच्छी चीज है कि इसका नुकसान कोई नहीं है, फायदा ही है। और कुछ लोग बड़ा परेशान होते हैं जी वजन कम हो जाएगा इससे, नहीं, हाथ पांव जलते हो वो भी ठीक हो जाता है इंसान, और दूसरा कॉन्स्टिपेशन दूर करती है, पाइल्स होने नहीं देती है ये, और साथ में मैदे के अल्सर को भी खत्म करती है, छोटी आंत बड़ी आंत के अल्सर को खत्म करती है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। चले जी, बड़ी अच्छी बातें आपने बताई हैं हकीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए पूरा मौका दिया आपको बोलने का, बड़ी मेहरबानी। शदीद, मतलब अब हमारा ही फायदा हुआ है इससे, आपको पता है हमारा ही फायदा हुआ है। और नाज़रीन, हम लेते हैं एक वक्फा, वक्फे में भी हम 2-3 सवाल जरूर पूछेंगे। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं दुनिया बोल है में। और आज बहुत सारी बातें हो चुकी हैं सैरिश, लेकिन हमने खेलों की बात नहीं की, और क्रिकेट जिसके अंदर पाकिस्तान ने अपना लोहा मनवाया है। 100 बॉल गेम्स में भी जो है हमने देखा हमारे खिलाड़ियों ने शाहीन शाह अफरीदी की पहले ओवर की विकेट की रिवायत बरकरार रही, हारिस रऊफ की कारकर्दगी, बाबर आजम की, सब ने वहां पर अपना नाम मनवा लिया। और क्रिकेट में क्या मुस्तकबिल होने जा रहा है पाकिस्तान और इंडिया के मैच का, बताइए सैरिश क्या कहेंगी? बिल्कुल, मैं पहले ये बता दूं, कभी हाँ कभी ना की कैफियत तो फहीम अब खत्म हो गई है। हुकूमत पाकिस्तान ने क्रिकेट टीम को इंडिया जाने की इजाजत दे दी, और अब पाकिस्तान टीम हिंदुस्तान के मैदानों में दुनिया के सबसे बड़े इवेंट के मैचेस खेलेगी। पाकिस्तानी दफ्तर खारजा नई पॉलिसी बयान भी उन्होंने दे दिया, कहा है कि खेल और सियासत को अलग अलग होना चाहिए। इस वक्त इकबाल जमील साहब क्रिकेट एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं, और मैं चाहूंगी कि उनकी राय इस पर लूं, वो क्या सोच रहे हैं। ये जो भी इजाजत मिली है कौमी क्रिकेट टीम को इंडिया जाने की, इकबाल साहब क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में ये दिस इज एब्सोल्युटली एक करेक्ट डिसीजन, बिल्कुल सही फैसला है। और ये बताना है भारत को और पूरी दुनिया को, और खास तौर पे आईसीसी को जो हमेशा भारत को फेवर करता है, ये बताना है कि जनाब हम स्पोर्ट्स को पॉलिटिक्स से बिल्कुल अलग रखते हैं। आप ये देखिए कि पाकिस्तान ने तमाम तर ऑड्स के बावजूद, पाकिस्तान ने अभी गुज़िश्ता दिनों जो क्रिकेट कमेटी बनी थी कि वेदर पाकिस्तान विल गो टू इंडिया और नॉट, बिलावल भुट्टो जरदारी जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी क़यादत में, उसके बाद फॉरेन ऑफिस ने यह बयान जारी किया। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि हम क्रिकेट खेलेंगे, हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने आईसीसी से और बीसीसीआई से अपने कंसर्न्स भी शो किए हैं कि हमें थोड़े बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, खास तौर पे अहमदाबाद के मैच में लिया। मैं यहाँ ये आपको बताते चलो कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में, जो कि 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है 2023 में भारत में, उसमें पाकिस्तान ने लीग मैचेस में 9 मैचेस खेलने हैं, 9 मैचेस खेलने हैं, और 5 डिफरेंट वेन्यूज पे, 5 डिफरेंट वेन्यूज हैं। उनमें बेंगलुरु है, कोलकाता है, चेन्नई में 2 मरतबा है, अहमदाबाद है, और फिर हैदराबाद डेक्कन है, वहां पाकिस्तान ने खेला। ये
पाकिस्तान ने एक टैक्टिकली इट्स अ वेरी गुड मूव, इसलिए कि अगर पाकिस्तान उसमें नहीं अच्छा, जाता, इकबाल जमील तो साहब कथा कलामी की पाकिस्तान माफी चाहूंगा, आप इस मूव की जो है वो आप तायद कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये पॉलिटिकल तो इस खेल को इंडिया ने किया था जब वो एशिया कप खेलने के लिए यहां पर नहीं आए, तो ऑन अ मॉरल ग्राउंड हमें तो वहां नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि हम हमेशा आईसीसी के प्रेशर में ही आते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस कर रहा है वहां पर बीसीसीआई की वजह से। ये फिर ये जो मॉरल ग्राउंड पे अगर बात है तो ये तो हमने फिर ये 9 मैचेस के लिए हमने अपनी मोरालिटी तो खो दी। देखिए ऑन मॉरल ग्राउंड जो है ये पाकिस्तान की विक्ट्री है, आई टेल यू ऑनेस्टली। अगर पाकिस्तान नहीं जाता तो दुनिया इतनी हठधर्म हो गई है और भारत इतना हठधर्म है कि वो पाकिस्तान के बगैर वो टूर्नामेंट करा देता। इंडिया नहीं आया, पूरी दुनिया को ये पता चल गया कि एशिया कप में जिस तरीके से वेन्यू को शिफ्ट किया है श्रीलंका में, उसमें इंडिया ही की जगह घसाई हुई है। पाकिस्तान ने डिस्पाइट दैट कि एशिया कप में इंडिया नहीं आ रहा है, पाकिस्तान इज गोइंग। मेरा अपना जाती ख्याल है कि पाकिस्तान को वहां जाना चाहिए, लेकिन और इकबाल साहब जाना तो चाहिए, लेकिन आपके ख्याल में जो वहां पर सूरत हाल है अभी, जिस तरह के वाकयात वहां पर पेश आ रहे हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स बहुत ज्यादा हैं, मैं चाहूंगी उस पर आप कुछ बताएगा कि किस लेवल की सिक्योरिटी हमारी टीम को मिलनी चाहिए। देखिए एक बात याद रखिएगा, अगर आपने ये कहा ना सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से, पाकिस्तान ने माजी में भी 1999 में दिल्ली में क्रिकेट ग्राउंड था फिरोज शाह कोटला में, वहां शिवसेना के रेडिकल्स ने पिच को खोद दिया था, पिच को खोद दिया था और मैच नहीं होने वाला था, लेकिन पाकिस्तान ने टूर को कैंसिल नहीं किया। देखिए सारी बात ये होती है कि आप ये बताएं कि जनाब यू वांट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स इज नॉट रिलेटेड विद पॉलिटिक्स, बिल्कुल। और इसीलिए पाकिस्तान, भारत को ये सोचना चाहिए था कि पाकिस्तान और इंडिया के जो स्ट्रेंज रिलेशनशिप है उसके अंदर क्रिकेट ने हैज प्ले ए वेरी वाइटल रोल। जनरल जियाउल हक क्रिकेट डिप्लोमेसी के तहत इंडिया गए, जनरल परवेज मुशर्रफ मरहूम वो क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए इंडिया गए, यूसुफ रजा गिलानी जो प्राइम मिनिस्टर थे वो गए इंडिया क्रिकेट डिप्लोमेसी के लिए। तो जनाब अगर आप बॉयकॉट करके बैठ जाते हो, ब्रिज बन गया है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि दो मुल्कों को अगर पॉलिटिकली आप इख्तिलाफात ना रखें तो ये एक ब्रिज बन गया है, मिल जाते हैं। पता है ये सबको पता है कि पाकिस्तान बायलैटरल सीरीज, भारत पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज नहीं खेलता, लेकिन इंडिया इकबाल साहब अब मैच की बात कर लेते हैं। 15 तारीख को होने वाला मैच, जो कि वर्ल्ड कप का सबसे ज्यादा सनसनीखेज मैच अब तक का तस्वुर भी किया जा रहा था और है भी इंडिया पाकिस्तान का, उसे 14 तारीख के ऊपर जो है वो ले आए हैं। 15 से उन्होंने हटा दिया है क्योंकि उन्होंने कहा कि हमारा कोई त्यौहार है जिसकी वजह से हम नहीं कर सकते। ये इस वक्त चेंज करने की क्या बात है, जबकि 50 साल से पता था कि 15 तारीख को त्यौहार है, फिर मैच रखा ही क्यों था? अब जबकि हिंदू और मुस्लिम फसादात वहां हो रहे हैं, जबकि वहां पर मणिपुर के अंदर जो है वो क्रिश्चियंस पे हमले हो रहे हैं, तब जाकर के तारीख चेंज करने का क्या मकसद है? यानी सिक्योरिटी कंसर्न्स उन्हें खुद भी हैं। देखिए सारी बात यह है कि वो इसलिए शिफ्ट इसलिए कर रहे हैं कि वहां अहमदाबाद की जो सिक्योरिटी ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कह दिया था कि हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। रफ्तरी उनका एक त्योहार है जिसकी वजह से, और वो 10 दिन तक चलेगा, तो हम वी आर अनएबल, इसलिए इस मैच को शिफ्ट किया। इसके अलावा पाकिस्तान और श्रीलंका का जो मैच है वो 12 को होना था, उसको भी शिफ्ट करने की बातें हो रही हैं, और इंग्लैंड और पाकिस्तान का जो मैच है उसको भी आगे पीछे 15 या 16 को करने की बातें हो रही हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं ये नाहली है बीसीसीआई की या आईसीसी की, जिन्होंने ये शेड्यूल बनाया था और उसमें इतनी सारी बातें हो रही है। और देखिए अहमदाबाद के साथ इकबाल साहब अभी जो मैचेस होने जा रहे हैं अफगानिस्तान की टीम के साथ, मैं चाहूंगी कि उस पर कुछ बताएगा। उन्होंने अपनी टीम का ऐलान भी कर दिया है, हमें आसान हरीफ समझना चाहिए या फिर अफगान टीम भारी पड़ सकती है हम पर? देखिए सारी बात यह कि मैं आपको उससे पहले ये बात बताऊं कि अहमदाबाद का जो मैच है ना वो पाकिस्तान के लिए एक जज्बाती फजा काम करेगा। आपको याद होगा कि अहमदाबाद में वर्स्ट फसादात हुए थे, वो 2,500-3 हजार के करीब मुसलमान मर गए थे। मोदी जब वहां के सीएम थे तब की बात है। और ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो पाकिस्तान जब वहां उतरेगा तो नेचुरली मैं आपको बताऊं कि मतलब एक टाइप के जो एनर्जी लेवल होगा दोनों टीमों का और क्राउड का भी, वो जज्बाती होगा। पाकिस्तान जो है वहां बेहतर करने का दिखाएगा। जहां तक अफगानिस्तान के मैच की बात है, और जो हो रहा है एशिया कप से पहले, और मेरा अपना जाती ख्याल है कि ये टूर जो है वो थोड़ा हेक्टिक हो जाएगा पाकिस्तान के लिए। अफगानिस्तान जाएंगे, जो श्रीलंका में खेलेंगे, अफगानिस्तान इसकी मेजबानी श्रीलंका में कर रहा है। मैच मेजबान तो अफगानिस्तान है लेकिन मैचेस श्रीलंका में होंगे। उसके बाद पाकिस्तान को ट्रैवल करके वापस आना होगा एशिया कप के लिए। अगेन
जो पहला मैच है पाकिस्तान का मुल्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा, मतलब पीसीबी ने एफर्ट तो अच्छा किया है, लेकिन इसका ज्यादा फायदा जो होगा वो होगा अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान की बड़ी बडिंग टीम है, बड़ी यंग टीम है, दे आर वेरी एग्रेसिव एंड दे आर रियली मेकिंग अपना जो उसका साइंस है वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वो लेके आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर उनकी एक से होती जा रही है। इकबाल साहब, मैं यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, जो कि इसी आपके जवाब से ही एक सवाल भी आया मेरे जहन में, कि अब हम पहले न्यूट्रल ग्राउंड के लिए जाते थे यूएई की जानिब, अब ये देख रहे हैं कि 2-3 सीरीज कंसेक्यूटिवली श्रीलंका में ही हो रही हैं। इसकी कोई खास वजह है या बस यूं माहौल की वजह से ये चल रहा है? कुछ इसकी बैकग्राउंड देखिए, सारी बात माहौल की वजह से ही बीसीसीआई ने, पाकिस्तान ने सजेस्ट किया था कि जो 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे एशिया कप के, उसके बाद आप उसको यूएई में कर दें, दुबई में कर दें मैचेस। लेकिन इंडिया और कुछ टीमें, बांग्लादेश की टीमें, वो शायद इसके लिए तैयार नहीं हुई। उन्होंने कहा नहीं, श्रीलंका इसमें अच्छा है, वहाँ वेदर इतना ज्यादा हार्श नहीं होता, इतनी गर्मी नहीं होती, इसलिए दैट्स वाई उन्होंने ये किया। लेकिन इसके अंदर डीप डाउन जय शाह जो है वो प्रेसिडेंट है एशियन क्रिकेट काउंसिल के, और वो बीसीसीआई के सेक्रेटरी भी हैं, तो वो अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स खेल के अपनी अना को तस्कीन दे रहे हैं, और इससे क्रिकेट डैमेज हो रही है, स्पोर्ट्स डैमेज हो रहा है, गुडविल डैमेज हो रही है, हार्मनी डैमेज हो रही है। और तो उनको ये नहीं पता कि देखा क्रिकेट जो है चाहे कितने भी टेंशन हो, दोनों मुल्कों को करीब लेके आती है यार। पता नहीं क्या, अच्छा भारत को क्या खौफ है, ठीक है एशिया कप में हारे थे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान भी हारा है, लेकिन इसका सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सामना ना करें, आपको सामना करना चाहिए, और भारत को एशिया कप में पाकिस्तान आना चाहिए था। जिस तरह गवर्नमेंट पाकिस्तान ने ये डिसीजन लिया है कि लेट्स गो इंडिया एंड डिफीट देम इन देयर ओन सॉइल। एग्जैक्टली। अच्छा, कहीं इकबाल साहब ये वजह तो नहीं है कि इतना प्रिसाइसली भारत कह रहा है कि वही खेलो, कि क्राउड की जो एक इन्वॉल्वमेंट होती है, जैसे कि मेलबर्न का क्राउड आपने देखा था, 90,000 का क्राउड उनके साथ था, तो क्राउड की अगर हम बात करें तो क्या ये अहमदाबाद में इसलिए खेला जा रहा है कि जी 1,10,000 का क्राउड उन्हीं के फेवर में होगा? देखिए, एक्चुअली इसलिए तो नहीं करेगा, क्राउड का प्रेशर तो होता है, बिल्कुल ये बातें, ये दोनों चीजें जो है ना वो वाइस वर्सा भी हो सकती है। क्राउड का जो प्रेशर है उनके लिए फेवर भी कर सकता है, सही है, वाइस वर्सा भी हो सकता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया इकबाल जमील साहब, कीमती वक्त हमें दिया और क्रिकेट पर बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है। खैर आगे बढ़ेंगे और अब हमें सलाम पेश करना है शोहदाए पाकिस्तान को। बोल न्यूज़ का सलाम है। तारीख गवाह है कि जब भी वतन की मिट्टी ने पुकारा, हमारे जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बगैर लब्बैक कहा। मेजर अब्दुल्ला शाह की मैं बात करूंगी, जो कि बेबाक, निडर और वतन पर मर मिटने का आज़म रखने वाले जांबाज मुजाहिद थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान की इज्जत के लिए ये, तो हमें कोई दुख नहीं है, कोई गम नहीं है इसका कि वो चला गया। शहादत पाई है, वो हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मिशन भी अगर कहीं जाना इसको होता था तो ये रोज़े से होता था। वाइफ से ये कहा है कि अगर मैं शहीद हो जाऊँ तो आप लोग फिक्र न करें। भाई की तो बहुत सारी यादें, अनगिनत यादें, सबसे बढ़कर यादें हैं वो ये है कि वो हमें बहुत प्यार करते थे। जब भी कोई मसला होता था तो मैं अब्दुल्ला भाई से बहुत ज़्यादा डिस्कस किया करता था। शहादत के ख्वाहिशमंद थे, तो जब ये बात कहते थे तो उस वक्त हम थोड़ा वो जज्बाती हो जाते थे। तो कभी जहन में भी नहीं आया था कि ये शहादत इनको नसीब होगी। मैं ख़ुद भी इस चीज़ का दिली तौर पर ख्वाहिशमंद हूँ कि अल्लाह ताला हमें भी ये सादत नसीब करे। चाचू तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि हमारा रिश्ता रिलेशन कुछ इस तरह था कि अब्बू से ज़्यादा बढ़कर थे हमारे लिए। हमारे स्टडी पे बहुत सारा ध्यान देते थे, वेकेशंस पे आते थे तो हमें हमेशा यही समझाते थे कि स्टडी पे फोकस करो। को हम दोनों हाथों से सलाम पेश करते हैं, हमारा फख्र है और हमें अपने हर लम्हे में उन्हें याद रखने की बात मैं हर बार कहती हूँ, आज भी कहूंगी। और इसी अच्छी बात के साथ हम इजाजत लेते हैं। बिल्कुल जी, शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है, हमें अपने शहीदों को याद रखना चाहिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी। दुनिया बोल है, मैं तब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। जिंदाबाद पाकिस्तान, पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।